कॉलेज लाइफ का पहला दिन। चाइनीज लिटरेचर मेजर के डॉम पूरे भरे हुए हैं। डॉम मैनेजर मुझे किसी और मेजर के डॉम में भेज देता है। खैर, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो यहीं सही से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये डॉम तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकला। मैं एक्साइटमेंट के साथ दरवाजा खोलता हूँ और जो देखता हूँ उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या ये सच में कोई डॉम है? ये तो बहुत ही ज्यादा आलीशान है। डेस्क पर लग्जरी कारों की चाबियां और डिजाइनर घड़ियां रखी हुई हैं। हर तरफ रिकॉर्ड और ट्रॉफी रखे हुए हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम अभी भी लगातार चल रहा है और किसी तरह ये जगह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग लग रही है। मैं आखिर किस जगह पर आ गया हूँ? सच में मैं कहाँ हूँ? तभी बाथरूम का दरवाजा जोर से खुलता है और एक आदमी कमर पर तौलिया लपेटे बाहर निकलता है। डर कर मैं देखने के लिए पीछे मुड़ता हूँ। ओह माय गॉड, ये नेशनल अवार्ड के इतिहास के सबसे कम उम्र के विनर हैं। गोल्डन ड्रैगन अवार्ड्स में लगातार 5 बार बेस्ट एक्टर रह चुके हैं। इनके वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट में हर शो में 1 लाख से ज्यादा फैंस आते हैं। फिल्म, टीवी और म्यूजिक के ट्रिपल थ्रेट स्टार लियो वेन। वो कपड़े पहनते हैं और कहते हैं, आवाज मत करो, इतना फॉर्मल मत बनो, अब से मुझे भाई वेन बुलाना। अभी ब्रदर सेज का मेडिटेशन का समय है। मेडिटेशन मैं देखने के लिए मुड़ता हूँ और तभी उनके पीछे से एक ड्रैगन उड़ता हुआ निकलता है और सीधे मेरी तरफ आता है। हैरान होकर मैं चिल्लाता हूँ, ये क्या है? मुझे डर कर पीछे हटते देख वो अपना हाथ हिलाते हैं और मेरे सामने वाला ड्रैगन गायब हो जाता है। ओह माय गॉड, क्या ये इंसान है या कोई अमर देवता? वो बेड से नीचे कूदे हैं, फर्श से मुझे उठाते हैं और कहते हैं, मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ, मुझे कल्टीवेशन और वेलनेस के बारे में थोड़ी जानकारी है। मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी हड्डियां बहुत खास हैं और तुम पर अच्छी किस्मत का हाथ है। अगर तुम सीखना चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। इस बीच लियो कहते हैं, जाओ अपना सामान रखो, कैबिनेट खोलते समय सावधानी रखना। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। ये डॉम अविश्वसनीय है। एक बेस्ट एक्टर विनर, एक कल्टीवेटर। इस पॉइंट पर अब मुझे किसी भी चीज से हैरानी नहीं हो सकती। फिर मैं कैबिनेट के पास जाता हूँ और उसे खोलता हूँ। फोटो कार्ड्स का एक बहुत बड़ा ढेर बाहर गिर जाता है। इतने सारे ये फोटो कार्ड्स 1-1 लाख युआन के बिकते हैं और यहाँ इन्हें ऐसे फेंका गया है जैसे गोभी हो। सेज मुझे एक बोतल फेंकते हैं और मैं उसे तुरंत पकड़ लेता हूँ। ये ओरिजिन पिल है, दिन में एक खानी है। ये शरीर को मजबूत बनाती है। ओह माय गॉड, ये किस तरह का दिव्य तोहफा है? ये बहुत ज्यादा कीमती है। ये तो कुछ भी नहीं है। रुको, जब ब्रदर जांग वापस आ जाएं, तब तुम्हें पता चलेगा कि कीमती होने का असली मतलब क्या होता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है जिसके साथ कुछ असिस्टेंट सूटकेस लेकर आ रहे हैं। सूटकेस प्रॉपर्टी के कागजों और डिजाइनर घड़ियों से भरे हुए हैं। ये किस तरह का परिवार है? ये लोग पागलपन की हद तक अमीर हैं। वो चुटकी बजाते हैं और असिस्टेंट्स दूसरे सूटकेस खोलते हैं जो डिजाइनर घड़ियों से भरे हुए हैं। ये घड़ियां इतनी चमक रही हैं कि मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। वाओ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये जांग सिटी की सबसे अच्छी लोकेशन है। छोटे भाई, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए ये काफी है। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन होती है और स्क्रीन पर एक आदमी कहता है, छोटे भाई, मैं तुम्हारा भाई बाई हूँ। मैं नेशनल कन्वेंशन सेंटर में कुछ साइबर सिक्योरिटी के मामलों को देख रहा हूँ। फिलहाल वापस नहीं आ सका। मैंने तुम्हारे फोन के हर ऐप पर टॉप ईयर, VIP स्टेटस और छिपे हुए फीचर्स अनलॉक कर दिए हैं। अब से तुम्हारा खाना भी हेलीकॉप्टर से आएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जब वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ मजेदार लाऊंगा। ठीक है, रिलैक्स करो, अब हम भाई हैं। औपचारिकता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। मैं कॉलेज में आगे बढ़ने और खुद को साबित करने आया हूँ। मैं बिना मेहनत किए ये सब नहीं ले सका। बहुत बढ़िया छोटे भाई, आखिर ये कॉलेज है। हमें स्कूल में थोड़ा सा सिंपल रहना चाहिए। ज्यादा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित मत करो। अगर आगे बढ़ना है तो शुरुआत छोटी करनी होगी। अगले ही पल वो अपना फोन निकालते हैं और कॉल करते हैं, प्रेसिडेंट, मेरा छोटा भाई स्कूल में खुद को साबित करना चाहता है। उसके लिए कोई छोटी सी पोजीशन ढूंढ दो। ठीक है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ठीक रहेगा, है ना? स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, इसे तुम छोटी पोजीशन कहते हो? बात पक्की हो गई। कल स्टूडेंट काउंसिल में रिपोर्ट करना। ये सब अभी क्या हो रहा है? रुको, क्या हम इस डॉम में 6 लोग नहीं है? एक गायब क्यों है? ब्रदर गू साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। काम करने के लिए ये छोटी सी डेस्क उनके लिए बिल्कुल काफी नहीं है। उनके पास अपनी खुद की जगह है। वहाँ और भी जगह है। इस डॉम में तो और कुछ रखने की जगह ही नहीं है। तभी मेरे पैरों के नीचे किसी जादुई घेरे जैसी चीज दिखाई देती है। ओह माय गॉड, ये क्या है? अब क्या? अगले ही पल मैं खुद को एक लैबोरेटरी जैसी जगह पर पाता हूँ। मैं जो करता हूँ उसके लिए डॉम सच में काफी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा ब्रदर गू हूँ। मैं बस कुछ छोटे मोटे आविष्कार करता हूँ। मैं कमरे के चारों तरफ देखता हूँ। जॉर्डन कहते हैं कि वो इन्हें छोटे मोटे आविष्कार कहते हैं, लेकिन तुम्हारे ब्रदर गू एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो पूरी दुनिया से कई दशकों आगे हैं। उनकी खूबी ये है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। अरे ओरियन, छोटे भाई को कोई ऐसी वैसी अजीब चीज मत देना। वो अपने सिर के पीछे खुजलाते हैं और कहते हैं, ये उतना पागलपन भरा नहीं है जितना ब्रदर जांग बता रहे हैं। सच में ये छोटे गैजेट्स हैं। छोटे भाई के लिए चीज कल तैयार हो जाएगी। अब और सोने की छड़े मत देना प्लीज। मुझे सच में इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगा। यंग मास्टर, अगर आप अब नहीं उठे तो सुबह की क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। मैं बहुत डर गया हूँ। मैं बेड से नीचे गिर जाता हूँ। मैं जल्दी से पूछता हूँ, कौन? तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? ये लड़कों का डॉम है। इस हंगामे को सुनकर लियो पर्दा हटाते हैं और कहते हैं, हाँ छोटे भाई, तुम्हारा ये चेहरा क्यों बना हुआ है? मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ। रुको, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ब्रदर वेन, लड़कों के डॉम में एक लड़की है। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? वो कोई असली इंसान थोड़ी है। ये सुनकर मैं मुड़ता हूँ और उस लड़की को ध्यान से देखता हूँ। असली इंसान नहीं है। तभी ओरियन दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं, बायोनिक मटेरियल बॉडी, सिंथेटिक आंखें, इसके अंदर टॉप ईयर AI लगाया गया है। वो आगे आते हैं, फर्श से मुझे उठाते हैं और कहते हैं, ये लेटेस्ट यूनिट 6 है, पूरी तरह से असली जैसी लगती है, मैं वादा करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो मुझे आंख मारते हैं। रोबोट लड़की झुकी है और कहती है, डेवलपर को पहचानने के लिए धन्यवाद। ऐसी कितनी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। तुम आदत डाल लोगे। पिछले हफ्ते मैं खुद डर गया था। लियो ये कहते हुए उबासी लेते हैं। हैरान होकर मेरे पैरों की ताकत खत्म हो जाती है और मैं फर्श पर बैठ जाता हूँ। क्या सबके पास ऐसी चीज है? डॉम की एक और खास चीज है, वो तुम्हारी दराज
दराज में है, आगे बढ़ो और उसे खोलो। ये सुनकर मैं दराज के पास जाता हूँ, देखने के लिए तैयार होकर कोई दराज आखिर कितनी खास हो सकती है। लेकिन जिस पल मैं उसे खींच कर खोलता हूँ, एक तेज रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। अंदर पूरी तरह से सामान से भरा हुआ एक कमरा है। यकीन न करते हुए मैं दराज को वापस जोर से बंद कर देता हूँ। ब्रदर वेन, ब्रदर गू, मुझे लगता है कि मैंने दराज तोड़ दी है। अंदर से ये लकड़ी की नहीं लगती, ये डायमेंशनल फोल्डिंग टेक्नोलॉजी है। वही तरीका जो मैंने कल तुम पर टेलीपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया था। वरना इतना छोटा डॉम हम सब के लिए काफी नहीं होता। एक अलग डायमेंशन, डायमेंशनल फोल्डिंग। क्या फिजिक्स कभी इसे समझा सकती है? ब्रदर गू, जिस फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं वो वैसी फिजिक्स नहीं है जिसे हम सब जानते हैं। ये डॉम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मुझे ओपनिंग सेरेमनी में जाना चाहिए। जब तक मैं वापस आऊं तब तक ये दुनिया फिर से नॉर्मल हो जानी चाहिए। अरे अरे, क्या ये वही फ्रेशमैन रेप है जो सिंपैथी हासिल करना चाहता है? क्या तुम्हारी आंखें नहीं है जो बीच सड़क पर खड़े हो सकता है तुम ही हो जो अपनी आंखें खोलकर गाड़ी नहीं चला पा रहे हो। तुमने मुझ पर पानी फेंका तो क्या तुम मुझे गिल्टी महसूस कराकर पैसे निकलवाना चाहते हो? जैसे ही वो बोलता है वो अपनी जेब से पैसों की गद्दो निकालता है और मुझ पर फेंक देता है। तुम्हारे कपड़े 10 बार धोने के लिए ये काफी है और जब तुम खाली हो तो मेरी कार को पसार कर साफ कर दो। मैं गुस्से में अपनी मुठियां भींच लेता हूँ और कहता हूँ मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। माफी? हाँ, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसकी हंसी गायब हो जाती है और वो अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ मुड़कर कहता है, लूना, तुमने सुना? ये गाँव का गंवार असल में मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। लड़की कोई जवाब नहीं देती, वो बस अपनी आंखें थोड़ी नीचे कर लेती है। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, आज से इस स्कूल में तुम्हारी छुट्टी हो गई है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्टूडेंट काउंसिल से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। इसके साथ ही वो उस लड़की को खींचता हुआ वहाँ से चला जाता हूँ। फिर मैं एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ जाता हूँ जहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ मेरे पास आता है और कहता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव जिन, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। तुम कौन हो? मैं माइल्स जो हूँ, स्टूडेंट काउंसिल का स्टाफ हूँ। काउंसलर ऑडिटर के पीछे आपका इंतजार कर रहे हैं। मामला बहुत जरूरी है। हमें एक आखिरी बार आपकी स्पीच का ऑर्डर चेक करना है। बैक स्टेज? क्या मुझे सीधे सामने नहीं जाना चाहिए था? ऑर्डर बदल गया है। बोलने के कुछ स्लॉट आगे पीछे हो गए हैं। जल्दी करो, टीचर का इंतजार मत कराओ। इसके साथ ही वो मुझे एक बंद पड़े खस्ता हाल क्लासरूम में ले जाता है। अंदर जाओ, रिप्रेजेंटेटिव जिन। काउंसलर अंदर ही है। मैं झांक कर देखता हूँ तो वहाँ सिर्फ कबाड़ भरा हुआ है। काउंसलर कहाँ है? अंदर ही आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो मुझे सीधे अंदर धक्का देता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता हूँ। हे, तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। ब्रदर चाओ का कहना है कि तुम्हें अंदर बैठकर खुद के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने मुझे एक मैसेज पहुंचाने को कहा है। स्टूडेंट काउंसिल से पंगा लेने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। तभी लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है, क्या सभी फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव अपनी जगह ले सकते हैं? ओपनिंग सेरेमनी अब शुरू होने वाली है। फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव एशर, जिनको स्टेज पर बुलाया जाता है। मैं बेबस होकर फर्श पर बैठ जाता हूँ। बस अब सब खत्म, मैं क्या करूँ? तभी कोई मेरे बगल वाली खिड़की पर खटखटाता है। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ब्रदर गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओरियन खिड़की से नीचे कूदे हैं। तुम्हारा पल्स रेट और बॉडी टेम्परेचर का डेटा एनॉर्मल है। 6 ने अलर्ट भेजा है। तुम्हारी लोकेशन बता रही है कि तुम आखिरी बार एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गए थे। मुझे धोखा देकर यहाँ बंद कर दिया गया है। सेरेमनी किसी भी सेकंड शुरू होने वाली है। मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाऊं, लाउड स्पीकर की आवाज बीच में आ जाती है। फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव एशर, जिन, कृपया तुरंत सामने रिपोर्ट करें। सब खत्म, अब समय नहीं है। ओरियन अपने हाथ में एक क्यूब उठाते हैं और आराम से कहते हैं, ये स्पेस से जुड़ी एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता एक सीधी रेखा होता है। इस बीच सेरेमनी शुरू हो चुकी है। प्रेस्टन स्टेज पर खड़े होते हैं, दिखाने के लिए अपनी घड़ी देखते हैं और कहते हैं, लगता है हमारे फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव एशर, जिन ओपनिंग सेरेमनी की अहमियत को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। स्टूडेंट काउंसिल के नियमों के मुताबिक किसी बड़े इवेंट से बिना बताए गायब रहना एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। तब तक ओरियन मेरे लिए एक सबस्पेस रास्ता बना चुके हैं। ये टनल सीधे वेन्यू के सेंटर तक जाती है। अब जाओ। ये देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूँ। ये किस तरह की टेलीपोर्टेशन टनल है? स्टेबल और सेफ। पहले ही टेस्ट किया जा चुका है। तुम्हारे पास लगभग 5 सेकंड बचे हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ। तभी लाउड स्पीकर पर फिर से आवाज आती है। मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि एशर, जिनको स्कूल से निकाल दिया जाए। मैं अपनी मुट्ठियां भींच लेता हूँ और कहता हूँ, चलो ये करते हैं। फिर मैं सीधे उस रास्ते में दौड़ पड़ता हूँ। मैं अब घोषणा करता हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए, मैं डायमेंशनल रास्ते से सीधे सेरेमनी हॉल के ऊपर प्रकट होता हूँ। वहाँ मौजूद हर इंसान इस नजारे को देखकर हैरान रह जाता है। सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं खुशी से झूमता हुआ वापस डॉम लौटा हूँ। ब्रदर गू, आज वो पोर्टल आखिर क्या था? एक एक्सपेरिमेंटल सिंगल यूज स्पेस फोल्डिंग लॉन्चर। बस एक छोटा सा आविष्कार। वो हवा में से अपने आप खुला एक दरवाजा था। इसे तुम छोटा आविष्कार कहते हो? ओरियन शांत भाव से जवाब देते हैं, ये 7 साल पहले बनाए गए एक मॉडल का सुधरा हुआ रूप है। एफिशिएंसी सिर्फ 12% बढ़ी है। तो हाँ, ये सच में बहुत छोटा सा है। स्कूल के प्रेसिडेंट ने असल में एक बार इसके बारे में पूछा था। वो आने जाने का समय बचाने के लिए स्कूल बसों में इन्हें बड़े पैमाने पर लगवाना चाहते थे। मैंने लगातार 3 साल तक उन्हें मना कर दिया है। तुम्हें ये बात मुझसे राज रखनी होगी। चलो खाना खाने चलते हैं। तो मैं कैफेटेरिया जाता हूँ और उस लड़की के सामने वाली टेबल पर बैठ जाता हूँ जो सुबह मिली थी। आज सुबह अच्छा तमाशा हुआ। मैं पूछता हूँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उस बारे में जब तुम अचानक कहीं से प्रकट हो गए थे। बस अच्छी किस्मत समझ लो। इस दुनिया में हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। प्रेस्टन शाओ ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें तुम सिर्फ किस्मत से संभाल सको। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तभी प्रेस्टन और वो लड़का जिसने मुझे बंद किया था कैफेटेरिया में आते हैं और मुझे उसके साथ बैठे हुए देख लेते हैं। गुस्से में प्रेस्टन गुस्से से तमतमाते हुए पास आता है और चिल्लाता है, तुम सच में मेरी लड़की पर लाइन मारने की हिम्मत कर रहे हो? वो अपना हाथ जोर से पटकता है जिससे मेरी ट्रे टेबल से नीचे गिर जाती है। किसने कहा तुम यहाँ बैठ सकते हो? प्रेस्टन, तुम क्या कर रहे हो? क्या पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पर पलने वाला ये गरीब कचरा सच में ये सोचता है कि वो लूना के साथ बैठकर खाना खाने के काबिल है? क्या तुम्हारा ये पूरा पहनावा 100 रुपए के
लायक भी है? उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लेता हूँ। वो नीचे झुककर मुझे देखता है और उपहास उड़ाता है, तुम मुझ पर घूरने की हिम्मत कर रहे हो? यहाँ से दफा हो जाओ। तभी कोई उसकी कलाई पकड़ लेता है। ये जॉर्डन है। कैफेटेरिया खाने के लिए है, तमाशा करने के लिए नहीं। जॉर्डन जांग, अपने काम से काम रखो। जॉर्डन उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, ट्रे नीचे रखते हैं और एक नंबर डायल करते हैं। मरना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें ये एहसास कराकर भेजूंगा कि तुम क्यों मर रहे हो। मेरे छोटे भाई को छूना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हाँ, जॉर्डन जांग, तुम असल में किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? फोन कॉल करने से कोई खतरनाक नहीं बन जाता। तुम असल में खुद को समझते क्या हो? क्या तुम जानते हो कि मेरे ब्रदर चाओ कौन है? इस स्कूल में कोई भी ब्रदर चाओ पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से निकल लो। एशर जिन, मैं तुम्हें यहाँ एक बात बता देता हूँ, मैं ही कानून हूँ। मैं पक्का करूंगा कि तुम इस स्कूल में एक दिन भी जिंदा ना रह सको। मैं अपनी मुट्ठियां भींच लेता हूँ। मेरे बगल वाली लड़की मेरे लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्डन उसे रोक लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। अगले ही पल लाउड स्पीकर पर एक आवाज गूंजती है। सभी फैकल्टी और स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित हो रहा है। हम एक ज्वाइंट डिसिप्लिनरी फैसले का ऐलान कर रहे हैं। जांच के बाद ये पाया गया है कि स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट प्रेस्टन चाओ ने बार बार स्कूल के नियमों और कानूनों को तोड़ा है। उनका आचरण गलत रहा है और इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। समीक्षा के बाद उन्हें एक बड़ा डिमेरिट जारी किया गया है। नामुमकिन। ये नोटिस किसने जारी किया? मेरे पिता स्कूल बोर्ड के ट्रस्टी हैं। लाउड स्पीकर की आवाज जारी रहती है। इसके अलावा हम स्कूल के एजुकेशन प्रोग्राम्स में उनके उदार समर्थन के लिए जांग ग्रुप का धन्यवाद करते हैं। एआई रिसर्च बिल्डिंग जिसके लिए उन्होंने दान दिया था, उसका फॉर्मल एग्रीमेंट अब पूरा हो चुका है। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ये सुनकर हमारे आसपास के सभी स्टूडेंट्स मजाकिया नजरों से प्रेस्टन की तरफ देखने लगते हैं। क्या अभी एक सेकंड पहले तक वो बहुत रोब नहीं झाड़ रहा था? वो तो यहाँ तक कह रहा था कि वही कानून है। बहुत हास्यास्पद है। वो सफेद बालों वाला लड़का जो कुछ पल पहले तक अकड़ रहा था, अब डर के मारे फर्श पर बैठ जाता है। उसके पैरों की ताकत जवाब दे देती है। प्रेस्टन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एशर जिन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे साथ ये किया है। तुम्हें अपने पीछे नजर रखनी चाहिए। अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मेरा नाम प्रेस्टन शाओ नहीं है। ब्रदर जांग, जांग ग्रुप जिसके बारे में उन्होंने अभी जिक्र किया, वो आपका परिवार तो नहीं है ना? बस एक छोटी सी बात है, यहाँ ज्यादा मत खाओ। हम डॉम पर वापस जाकर असली दावत करेंगे। तुम्हें कैफेटेरिया में खाने की जरूरत ही नहीं है। डॉम में 24 घंटे एक शेफ तैयार रहता है। बस उसे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और वो बना देगा। ये सुनकर मैं ऊपर देखता हूँ और कहता हूँ, ब्रदर जांग, इस डॉम के बारे में ऐसी कितनी और बातें हैं जो मैं नहीं जानता। बहुत कुछ। तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। डॉम में वापस आकर मैं अपने बिस्तर पर अकेला बैठकर सोच में डूब जाता हूँ। तभी दरवाजा खुलता है और लियो अंदर आते हैं। वो अपनी टोपी और मास्क डेस्क पर रखते हैं और मुझे चुपचाप बैठा हुआ देखकर एक पल के लिए रुकते हैं और फिर कहते हैं, ब्रदर जांग ने मुझे कैफेटेरिया में हुई घटना के बारे में बताया। मैं एक गहरी सांस छोड़ता हूँ। इसके बारे में पूरे स्कूल को पता चल चुका है। वो आकर मेरे बगल में बैठ जाते हैं। मुझे पता है कि इस समय तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। हम एक बार में पहुंच जाते हैं और मैं हैरान होकर मेनू को घूरने लगता हूँ। यहाँ एक ड्रिंक की कीमत मेरे पूरे महीने के खर्चे से भी ज्यादा है। इसकी चिंता मत करो, इसे मेरे खाते में लिख दो। आज रात जो चाहो पियो। इस बीच प्रेस्टन अभी भी गुस्से में उबल रहा है। पास ही बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा शराब पी रहा है और मुंह फुलाए हुए है। ब्रदर शाओ, शायद तुमने बहुत पी लिया है। कल तुम्हें अभी भी वो बीच में ही रोक देता है। कल को भूलो। मैं इस स्कूल में मजाक का पात्र बन गया हूँ। ये सब उस गरीब हारे हुए इंसान की वजह से हुआ है जो किसी पहाड़ी गाँव से रेंगते हुए यहाँ आया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे ही वो अपना ग्लास पटकता है और अपना सिर घुमाता है, उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। एशर जिन, तुम हो। दुश्मनों के लिए दुनिया बहुत छोटी है। वो और उसके लोग हमारी टेबल पर धावा बोल देते हैं और वो मेरे सामने जोर से अपना हाथ पटकता है। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम इस तरह की जगह पर ड्रिंक्स का खर्च उठा भी सकते हो? सही कहा, बेशक तुम उठा सकते हो। आखिर तुम दूसरे लोगों के टुकड़ों पर पलने वाले एक चैरिटी केस हो और तुम अपने साथ एक ऐसे कायर को भी ले आए हो जो अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत भी नहीं करता। क्या जॉर्डन जांग आज तुम्हारी देखभाल करने के लिए बहुत व्यस्त है? तो तुमने किसी को भी राह चलते साथ उठा लिया? फिर वो मुड़कर चिल्लाता है, सिक्योरिटी! यंग मास्टर शाओ, क्या परेशानी है? वो हम पर उंगली उठाता है। ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं? तुम ही हो जो यहाँ आए और टेबल पर हाथ पटका। हाँ, इस तरह के बार में आने वाला एक चैरिटी केस पहले से ही एक मजाक है। तभी एक चुभने वाली गाने की आवाज मेरे कानों में पड़ती है। मैं लियो की तरफ झुकता हूँ और फुसफुसाता हूँ, ये गाना सच में बहुत खराब है। चुप रहो। पढ़ाई के अलावा तुम जैसे गंवार में कौन सा टैलेंट होता है? तुम्हारी पसंद कैसी हो सकती है? तुम जैसे इंसान को लगता है कि तुम किसी प्रोफेशनल सिंगर को परख सकते हो? ये सच में बहुत अजीब है। लियो इस बात से मजे लेते हैं और कॉल करने के लिए अपना फोन निकालते हैं। अरे मैं हूँ, मैं स्टारलाइट बार में हूँ। मेरा छोटा भाई कह रहा है कि यहाँ का सिंगर बहुत खराब है। 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुंचो। वो फोन काट देते हैं और आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक जाते हैं। नाटक जारी रखो, आगे बढ़ो। तुम्हें लगता है कि अपने गांव के कुछ निर्माण कार्य करने वाले दोस्तों को फोन करके तुम मुझे डरा लोगे? देखते हैं कि तुम असल में किस तरह के कचरे को बुला सकते हो। अरे यंग मास्टर शाओ, कृपया शांत हो जाइए। मेरी एक बात मानिए, आज रात का बिल मेरी तरफ से है। यहाँ तमाशा मत बनाइए, दूसरे मेहमान देख रहे हैं। जेंटलमैन प्लीज। लियो अपना एक हाथ उठाते हैं और उसे बीच में ही रोक देते हैं। कोई बात नहीं, बस 10 मिनट इंतजार करो। ये सुनकर शराबी के पास कहने को कुछ नहीं बचता। अगले ही पल दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। आसपास की टेबल पर बैठी लड़कियां सदमे में सुन्न हो जाती है और अपनी जगहों पर उछल पड़ती है। ओह माय गॉड, ये जैक स्कू है। ये सच में जैक स्कू है। इस समय दुनिया के सबसे बड़े सिंगर्स में से एक। वो अपने आसपास की भीड़ की तरफ हाथ हिलाते हैं और फिर हमारे पास चलकर आते हैं और कहते हैं, क्या चल रहा है? मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या कुछ हो रहा है? लियो खड़े होते हैं, उसके कंधे पर थपथपाते हैं और कहते हैं, कुछ खास नहीं। मेरे छोटे भाई को लगता है कि वो गाना ओरिजिनल आर्टिस्ट गाए तो ज्यादा बेहतर लगेगा। ये सुनकर जैक्स हल्की सी हंसी हंसते हैं, चुटकी बजाते हैं और कहते हैं, समझ गया, इक्विपमेंट सेटअप करो, लाइट्स तैयार करो।
करो। अगले आधे घंटे के लिए मैं यहाँ सिर्फ मिस्टर एशर जिन के लिए एक प्राइवेट शो करूंगा। मिस्टर गू, आपको यहाँ देखना कितना सम्मान की बात है, हम आपको पहचान नहीं पाए, कृपया हमें माफ कर दीजिए। फिर उनका लहजा अचानक बदल जाता है। तुम लोग अभी तक यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? इन दोनों ट्रबल मेकर्स को बाहर फेंको और परमानेंट ब्लैकलिस्ट में डालो। मुझे छोड़ो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे पिता चाव हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसे खींचकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाता है। बार आखिरकार शांत हो जाता है और जैक्स गाना शुरू कर देते हैं। इस बीच प्रेस्टन, जिसे अभी अभी बार से बाहर फेंका गया है, किसी टूटे हुए खिलौने की तरह लग रहा है। मैं इसे भूलूंगा नहीं। वो अपना फोन निकालता है और कॉल करता है। मुझे तुम्हारे लिए किसी को सबक सिखाना है। चांगहाई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एशर जिन नाम के एक फ्रेशमैन को। मुझे उसके बारे में एक एक जानकारी चाहिए। अगर कोई कमी हो तो खुद गढ़ लेना। मैं उसका एडमिशन, उसकी इज्जत, उसके बारे में सब कुछ बर्बाद करना चाहता हूँ। एशर जिन, हा हा हा, मुझसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है। तुम खत्म हो चुके हो और बहुत जल्द। इस बीच मैं अपने कंप्यूटर के पास उत्साह के साथ बैठा हूँ। मेरे मार्क्स आखिरकार आ गए हैं। क्या सभी 0? ये सही नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? स्क्रीन पर लिखा आता है, जरूरी कोर्सेज में इनसफिशिएंट क्रेडिट्स। कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम तक पहुंच अस्वीकार कर दी गई है। चेतावनी, स्टूडेंट एशर जिनने निष्कासन समीक्षा प्रक्रिया एक्सपल्शन रिव्यू प्रोसेस को ट्रिगर कर दिया है। मैं पूरी तरह से हैरान हूँ। ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? इस बीच प्रेस्टन मेरे निष्कासन की चेतावनी को देखता है और खुशी से मुस्कुरा उठता है। हा 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 हा। तुमने देखा, मुझसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है। सफेद बालों वाला लड़का अपनी बात जोड़ता है। हा हा, जब ब्रदर चाओ कोई कदम उठाते हैं तो वो पूरी तरह से तबाह कर देता है। वो लड़का अपूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी समय काई को ये खबर मिलती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। कोई नहीं जानता कि उसके लिए क्या सही है। मेरे अपने इलाके में मेरे छोटे भाई के खिलाफ इस तरह की गंदी चालें चलना, क्या हो रहा है? क्या लाइट चली गई है? अचानक कैंपस की बड़ी स्क्रीन, कैफेटेरिया की स्क्रीन और यहाँ तक कि सभी के फोन एक साथ ऑन हो जाते हैं। एशर जिन मेरा छोटा भाई है। जो कोई भी उसके मार्क्स को दोबारा छूने की हिम्मत करेगा, उसके कोर्सेज को ब्लॉक करेगा या उसके रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर मुझे पता चला कि वो तुम हो तो मैं तुम्हें इंटरनेट से पूरी तरह गायब कर दूंगा। बस लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। तभी प्रेस्टन के कंप्यूटर पर फाइलों की बाढ़ आ जाती है। वो उछलकर खड़ा हो जाता है। क्या अगर ये बाहर आ गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। नहीं, ऐसा मत करो। अगले ही पल प्रेस्टन की सारी जानकारी पूरी तरह से सबके सामने आ जाती है। गुस्से में वो डेस्क से कीबोर्ड उठाता है और उसे कंप्यूटर पर दे मारता है। एशर जिनके डॉम में आखिर किस तरह के लोग रहते हैं? स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट, एक जूनियर जिसने ओपनिंग सेरेमनी के दौरान एक फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव को गैर कानूनी तरीके से बंद रखने के लिए एक स्टाफ मेंबर को हुक्म दिया था। कैफेटेरिया में सबके सामने एक साथी स्टूडेंट की बेइज्जती की और अब एकेडमिक रिकॉर्ड सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने के लिए एक हैकर को पैसे दिए। प्रेस्टन विरोध करता है, डैड ये फाइलें झूठी हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस और कैंपस सिक्योरिटी ने पहले ही इनकी जांच कर ली है। चैट लॉग तुम्हारे कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से मेल खाते हैं। ट्रांसफर रिकॉर्ड्स तुम्हारे महीने के खर्च के रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खाते हैं। क्या तुम अभी भी इससे इनकार करना चाहते हो? ये सुनकर प्रेस्टन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगर मैं स्कूल बोर्ड का ट्रस्टी ना होता तो तुम्हें पहले ही निकाला जा चुका होता। क्या तुम एक दिन के लिए भी तमीज से नहीं रह सकते? तुम लगातार मुसीबतें खड़ी करते रहते हो। अब से स्कूल में तमीज से रहना। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी गंदगी साफ कर रहा हूँ। डैड मुझे समझाने दीजिए। उसके पिता टेबल पर मुक्का मारते हैं और दहाड़ते हैं, दफा हो जाओ। इस बीच प्रेस्टन के साथ हुए इस सारे ड्रामे के बाद डॉम में वापस आने पर चीजें आखिरकार शांत हो गई हैं। स्टूडेंट काउंसिल का सारा झंझट सीधे मेरे कंधों पर आ गया है। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना मेरी सोच से कहीं ज्यादा थका देने वाला काम है। तभी जॉर्डन दरवाजा धक्का देकर अंदर आते हैं। छोटे भाई, उन फाइलों को नीचे रखो, मेरे साथ आओ। मैं ऊपर देखता हूँ और पूछता हूँ, कहाँ? तुम्हें कुछ दिखाने के लिए। इसे हाल ही में चुने गए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के तौर पर तुम्हारा पहला सबक समझो। इसके बाद जॉर्डन मुझे एक ऐसे ऑफिस में ले जाते हैं जो कंप्यूटरों की कतारों से भरा हुआ है। ब्रदर जांग, क्या ये वही बिल्डिंग है जिसके लिए आपने दान दिया था? बिल्डिंग तो बस एक ढांचा है, इसके अंदर जो है वही असली मायने रखता है। वो एक बटन दबाते हैं और स्क्रीन पर तुरंत एक सिस्टम इंटरफेस आ जाता है। मैंने ये प्रोजेक्ट तब शुरू किया था जब मैं पहली बार कॉलेज आया था। मैं कैंपस लाइफ के हर कोने को कवर करने वाला एक एआई मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था। मैंने इसमें बहुत सारा पैसा लगाया है लेकिन मुझे इसे लॉन्च करने के लिए कभी सही इंसान नहीं मिला। रिसर्चर्स टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छे हैं लेकिन वो इसे असल जिंदगी में लागू करने में अच्छे नहीं हैं। कंफ्यूज होकर मैं पूछता हूँ तो वो मेरी तरफ मुड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसका चार्ज संभालो। ये सुनकर मैं हैरान रह जाता हूँ। मैं तो चाइनीज लिटरेचर का सिर्फ एक फ्रेशमैन हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मुझे ककहरा भी नहीं पता। तुम्हें टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास 4 ऐसे भाई हैं जो इसे पहले से समझते हैं। तुम्हें जो करने की जरूरत है वो है इस प्रोजेक्ट के एक काबिल ड्राइवर बनना, टेक्नोलॉजी को एक प्रोडक्ट में बदलना, उस प्रोडक्ट को पूरे स्कूल तक पहुंचाना और स्कूल से पूरी देश तक ले जाना। पूरा देश? क्या मैंने सही सुना? क्या ये हमारे स्कूल के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है? अगर ये सिस्टम थोड़े सुधार के साथ काम करता है तो ये देश की हर यूनिवर्सिटी को कवर कर सकता है। डॉम मैनेजमेंट, टीचिंग सपोर्ट, कैंपस लॉजिस्टिक्स, सेफ्टी अलर्ट, ये सब इस सिस्टम में बनाया जा सकता है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खेल है। मैं हैरान हूँ। ब्रदर जांग, क्या आपको डर नहीं है कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दूंगा? जॉर्डन मेरे कंधे पर थपथपाते हैं। इसकी चिंता मत करो। अगर तुम इसे बिगाड़ देते हो तो बिगाड़ देते हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो और खुद को साबित करना चाहता हो? तो ये तुम्हारा पहला असली टेस्ट है। मैं एक बार फिर उस बिल्डिंग को देखने के लिए पीछे मुड़ता हूँ, फिर तेजी से आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ, ब्रदर जांग, मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट देना। क्या आपको चिंता नहीं है कि लोग कहेंगे कि आप भाई भतीजावाद कर रहे हैं? मुझे स्कूल में आए सिर्फ 1 महीना हुआ है।
मैं अभी भी एक पूरी तरह से नौसिखिया हूँ। जॉर्डन हंसते हैं। मैंने ही प्रेसिडेंट को फोन करके तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल का लीडर बनाया है। इसके बारे में चिंता करना अब थोड़ा देर से नहीं हो गया है क्या? छोटे भाई, इस स्कूल में तुम्हारी पहली पहचान मेरा छोटा भाई होने की है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट दूसरे नंबर पे आता है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसका अच्छे से इस्तेमाल करो और कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आ पाएगा। ये सुनकर मैं और कुछ नहीं कहता और जॉर्डन के साथ वापस लौट आता हूँ। एशर जिन, तुम असल में कर क्या सकते हो? तुम सिर्फ कुछ अच्छे रूममेट्स के भरोसे हो। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। मैं अपने कामों से साबित कर दूंगा कि स्टूडेंट काउंसिल असल में कौन चलाता है। तो ये स्थिति है। जॉर्डन ने ये पूरा सिस्टम मुझे सौंप दिया है। ये अभी पूरा होने के करीब भी नहीं है। मैं अकेले इसे पूरा नहीं कर सका। मुझे मेरे भाइयों की मदद चाहिए। बस हमें बताओ कि हम काम कैसे बांटे। ब्रदर गू, तुम इस सिस्टम को सबसे अच्छे से जानते हो। हार्डवेयर अपग्रेड और कोर एल्गोरिदम तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट डॉम सिस्टम, होलोग्राम टीचिंग इक्विपमेंट, स्मार्ट डिलीवरी लॉकर्स, इन सभी हार्डवेयर मॉड्यूल के प्रोटोटाइप मेरे पास पहले से तैयार है। जो कमी है वो इन्हें असली काम करने वाले प्रोडक्ट्स में बदलने की है। ब्रदर, बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी तुम्हारी है। अंडरलाइंग आर्किटेक्चर को पूरी तरह से दोबारा लिखने की जरूरत है। मौजूदा एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल दशकों पुराना कबाड़ है। मैं इसे क्वांटम एन्क्रिप्शन सिस्टम से बदल दूंगा और इसके ऊपर एक एक्टिव डिफेंस मॉड्यूल जोड़ दूंगा ताकि प्रेस्टन चाओ जैसे लोग इसका दोबारा फायदा न उठा सकें। ब्रदर वेन, प्रमोशन की रणनीति और यूजर एक्सपीरियंस तुम्हारे जिम्मे है। ये मेरे बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सिर्फ कबाड़ है। मैं इसका इंटरफेस डिजाइन संभाल लूंगा। जहां तक प्रमोशन की बात है, मेरा ये चेहरा अपने आप में एक मार्केटिंग प्लान है। हमें कैंपस के लिए एक सेफ्टी अलर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। उस समय जब तुम्हें उस पतली गली में घेर लिया गया था, अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता जो रियल टाइम में कैंपस की निगरानी कर सका तो तुम कभी उस जाल में फंसते ही नहीं। पैसे की कोई समस्या नहीं है। तुम्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए बस मुझे बताओ। उस पल मैं मन ही मन सोचता हूँ, एक हैकर, एक साइंटिस्ट, एक बेस्ट एक्टर विनर, एक कल्टीवेटर और एक टॉप टियर अरबपति, और फिर मैं एक ऐसा प्रेसिडेंट जो कुछ नहीं जानता, बस उनके साथ घूम रहा हूँ। मुझे साथ ले जाने की तो बात ही छोड़ो, इस लाइनअप के साथ तो कोई बेवकूफ भी टॉपर पहुंच सकता है। ठीक है भाइयों, इसे 2 हफ्ते के अंदर पूरा करते हैं। मैं कल स्टूडेंट काउंसिल को ब्रीफ करूंगा। रोल आउट प्लान, स्मार्ट डॉम सिस्टम, फेशियल रिकॉग्निशन एंट्री, 0.3 सेकंड में अनलॉक होना, एनवायरमेंटल सेंसिंग, अपने आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, एनर्जी मैनेजमेंट, जब कोई आसपास न हो तो बिजली अपने आप बंद हो जाना, पारंपरिक डॉम के मुकाबले 40% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट, हर ट्रेडिशनल प्रोजेक्टर की जगह लेने वाले होलोग्राफिक टीचिंग इक्विपमेंट, रियल टाइम 3 डायमेंशनल मॉडल रेंडरिंग, मेडिकल स्टूडेंट्स वर्चुअल इंसानों के शरीर की चीर फाड़ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स के स्टूडेंट्स स्लाइड शो के मुकाबले पार्टिकल के मोशन को 100 गुना बेहतर तरीके से देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ये हर क्लासरूम में पहुंच जाता है तो हर स्टूडेंट को क्लास से प्यार हो जाएगा। स्मार्ट डिलीवरी लॉकर्स, फेशियल रिकॉग्निशन पिकअप, किसी पिकअप कोड की जरूरत नहीं, स्मार्ट सॉर्टिंग, अपने आप कैटेगराइज करके स्टोरेज, अनमैन डिलीवरी। ये सिस्टम कैंपस डिलीवरी रोबोट को सीधे तुम्हारे डॉम बिल्डिंग तक भेजता है। बैकएंड और साइबर सिक्योरिटी का काम भी पूरा हो गया है। क्वांटम एन्क्रिप्शन पूरी तरह से तैनात है। एक्टिव डिफेंस मॉड्यूल अब लाइव है। मैंने उस हैकिंग के तरीके का सिमुलेशन चलाया जिसका इस्तेमाल प्रेस्टन ने मार्क्स बदलने के लिए किया था। सिस्टम ने हमलावर को तुरंत वापस हैक कर लिया। भाइयों, अगर हम इसे लॉन्च करते हैं तो ये तबाही मचा देगा। हम इसे कर पाएंगे या नहीं ये हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। मैंने कल दोपहर तुम्हारे लिए एक फुल स्टूडेंट काउंसिल असेंबली शेड्यूल की है। परसों दोपहर में तुम स्टेज पर इस प्रस्ताव को पेश करोगे। उन्हें सिस्टम के बारे में सब कुछ बताना, पूरी असेंबली। लेकिन प्रेस्टन शाओ वो अभी भी स्टूडेंट काउंसिल में है ना? डिमेरिट मिलने के बाद भी डिमेरिट कोई निष्कासन नहीं होता। उसके नीचे अभी भी लोग काम करते हैं। चूंकि तुम इसे लॉन्च कर रहे हो इसलिए तुम्हें उसके लोगों से भी निपटना होगा। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और कहता हूँ यह दिन आखिर आना ही था। मैंने अभी अभी ऑफिस संभाला है। हालांकि दोस्तों, आज के मेरे प्रस्ताव का मुख्य बिंदु है, नहीं रुको, ये सही नहीं है, बहुत फॉर्मल है। यंग मास्टर, मैं सुझाव दूंगा कि अपनी रफ्तार धीमी कर लो और मुख्य आंकड़ों पर जोर दो। 6, तुम मुझसे बेहतर पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हो। मैं एक प्रोग्राम हूँ, तुम एक इंसान हो। इंसान का इमोशनल जुड़ाव वो चीज है जिसकी बराबरी कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता। हाँ, अजीब है कि मैं कहां से कहां आ गया हूँ। दोस्तों, आज का प्रस्ताव अपर्चर एआई सिस्टम पर केंद्रित है। ये सिस्टम 3 मुख्य क्षेत्रों में डॉम मैनेजमेंट, टीचिंग सपोर्ट और कैंपस लॉजिस्टिक्स को कवर करता है। डेवलपमेंट और इंटरनल टेस्टिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरा प्रस्ताव है कि हम इसे पूरे स्कूल में लागू करें। इसका पूरा डेवलपमेंट खर्च जांग ग्रुप द्वारा उठाया जाएगा। स्कूल को एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद का रखरखाव स्टूडेंट काउंसिल द्वारा संभाला जाएगा। मेरा प्रस्ताव यही समाप्त होता है। मैं आपकी समीक्षा का स्वागत करता हूँ। प्रेस्टन अपनी बात रखता है, मुझे आपत्ति है। पहली बात, इस बात की क्या गारंटी है कि ये फेशियल डेटा लीक नहीं होगा? दूसरी बात, अगर सिस्टम खराब हो जाता है या स्कूल के नेटवर्क पर हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तीसरी बात, मौजूदा सिस्टम पहले से ही ठीक से काम कर रहा है तो फिर किसी पूरी तरह से अनटेस्टेड चीज पर क्यों स्विच किया जाए? इसके अलावा इस सिस्टम को लीड करने वाला एशर जिन 1 महीने से भी कम समय से स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का उसे शून्य अनुभव है। एक फ्रेशमैन को पूरे स्कूल के डिजिटलाइजेशन की कमान सौंपना मुझे एक बहुत ही बेवकूफ भरा कदम लगता है। वाइस प्रेसिडेंट शाओ ने एक सही बात कही है, अगर प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को दूर नहीं किया जाता तो हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। तभी दरवाजे खुलते हैं और काई अंदर आते हैं और कहते हैं तुम्हारी सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं का जवाब मैं खुद देता हूँ। वो आगे आते हैं, कंप्यूटर में एक यूएसबी ड्राइव लगाते हैं और स्क्रीन ऑन हो जाती है। ये स्टूडेंट सिस्टम की साइबर सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहा है। तो चलो अभी एक लाइव पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। मैं तुम्हें फुल प्रिविलेज अटैक एक्सेस देता हूँ। अगर तुम सेंध लगा सकते हो तो मैं अपनी हार मान लूंगा। बड़ी बड़ी बातें, फिर आगे बढ़ो। सफेद बालों वाला लड़का कंप्यूटर के पास आता है और टाइप करना शुरू कर देता है।
देता है, लेकिन स्क्रीन बार बार झिलमिलाती है। हमला ब्लॉक कर दिया गया है। मैंने इस तरह का एन्क्रिप्शन पहले कभी नहीं देखा। अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्वांटम एन्क्रिप्शन है। तुम जिन टूल का इस्तेमाल कर रहे हो वो बीते हुए दौर के हैं। जहां तक प्राइवेसी की चिंताओं की बात है, सिस्टम जो भी बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करता है उसे पूरी तरह से एनोनिमाइज कर दिया जाता है। ये लोकल एन्क्रिप्टेड सर्वर पर स्टोर होता है, कभी क्लाउड पर अपलोड नहीं होता, कभी बाहर शेयर नहीं किया जाता। डेटा की ओनरशिप हर स्टूडेंट की अपनी होती है। मैंने इस पूरे सिस्टम को खुद डिजाइन किया है। अगर इसमें कोई खामी है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं भी अपनी बात रखता हूँ, ये सच है। मेरे पास मैनेजमेंट का अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे पीछे एक टेक्निकल टीम खड़ी है। मेरा काम कोऑर्डिनेट करना और इसे आगे बढ़ाना है। जहां तक इसकी जरूरत की बात है, यहाँ मौजूद हर शख्स जानता है कि मौजूदा सिस्टम कितना बेकार है, मुझसे बेहतर जानता है। तो असली सवाल यह है कि क्या हम ऐसे ही काम चलाते रहें या एक कदम आगे बढ़ाएं? मेरे बोलने के बाद पूरे कमरे में तालियां गूंज उठती हैं। घबराकर प्रेस्टन चिल्लाता है, रुको, अभी वोटिंग भी नहीं हुई है। कोई उसकी बात बीच में काट देता है। प्रेसिडेंट एशर, जिनके प्रस्ताव को यहाँ मौजूद लोगों का बहुमत मिल चुका है। ये सुनकर प्रेस्टन सिर्फ गुस्से में टेबल पर मुक्का मार सकता है। ये प्रस्ताव इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत शानदार हूँ। ये इसलिए पास हुआ क्योंकि सिस्टम अपने आप में सच में बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें लगता है कि ये काफी अच्छा नहीं है तो बेझिझक इससे बेहतर कुछ प्रस्ताव लाओ, लेकिन तरक्की को रोकने के लिए गंदी चालें चलना बंद करो। मीटिंग खत्म होती है। मैं मुड़ता हूँ और कमरे से बाहर निकल जाता हूँ। इतना थका हुआ कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे भाइयों का शुक्रिया। सिस्टम आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो चुका है। बेशक ये पास हो गया। तुम्हारे पांचों भाइयों ने इसमें खुद पर्सनल तौर पर हिस्सा लिया था, लेकिन प्रेस्टन चाओ इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। उसके चेहरे पर उस इंसान के भाव नहीं थे जो हार मान चुका हो। वो इसे जाने नहीं देगा, लेकिन वो असल में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। सिस्टम का लॉन्च अब स्टूडेंट काउंसिल का एक ऑफिशियल प्रस्ताव बन चुका है। वो इसे रोक नहीं सकता, लेकिन वो निश्चित तौर पर कहीं और मुसीबत जरूर खड़ा करेगा। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और कहता हूँ, ये दिन आखिरकार आने ही वाला था। मैं अपनी डॉर्म में वापस लौटा हूँ। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आता है, क्या तुम्हें लगता है कि किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ देगी? कल की मीटिंग में आना मत भूलना। मैं गुस्से में अपना फोन भींच लेता हूँ। प्रेस्टन चाओ फिर से। मैं जॉर्डन के पास पहुंचता हूँ और उन्हें मैसेज दिखाता हूँ। इसे पढ़ने के बाद उनकी भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो कहते हैं, एक अनजान नंबर से है। हाँ, अभी अभी आया है। तभी लूना वहाँ आती है और कहती है, प्रेस्टन चाओ फिर से। जॉर्डन अपना फोन निकालते हैं और हुक्म देते हैं, एक अनजान मैसेज को ट्रैक करो। मैं तुम्हें नंबर भेज रहा हूँ। मुझे 10 मिनट के अंदर रिजल्ट चाहिए। चिंता मत करो, ये सिर्फ शाओ परिवार है। तुम्हारा एक इशारा और मैं उन्हें पूरी तरह से गायब कर दूंगा। मैं डरता नहीं हूँ, मैं बस इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ होने के बाद भी वो रुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कुछ लोग हारना बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें कभी ये नहीं लगता कि गलती उन्हीं की है। तभी एक और मैसेज आता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जांग परिवार की कार में घूम रहे हो तो सुरक्षित हो? मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जॉर्डन कहते हैं, हम इस कार से नहीं जा रहे हैं, तुरंत बदलो। कई दूसरी कारें तुरंत आकर रुकती हैं और बॉडीगार्ड्स का एक दल बाहर निकलता है। ब्रदर जांग, क्या ये सच में इतना गंभीर है? अगर बात सिर्फ प्रेस्टन चाओ की होती तो ये इतना गंभीर नहीं होता, लेकिन अगर कोई मेरे पूरे काफिले को ट्रैक करने में सक्षम है तो ये बात सिर्फ उससे कहीं आगे की है। वो कार वहाँ लगातार खड़ी हुई थी। उसका पीछा करो लेकिन उन्हें पता न चलने पाए। मैं अपना फोन कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरे अंदर गिल्टी महसूस होने लगती है। ब्रदर जांग, क्या मैं फिर से सबके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा हूँ? छोटे भाई, तुमने ये मुसीबत खड़ी नहीं की है, वे खुद इसे मांग रहे हैं। अरे देखो कौन वापस आ गया है, आज रात की पार्टी का स्टार। और तुम तो पार्टी की लीडिंग लेडी को भी पूरी रिपोर्ट देने के लिए डॉम ले आए। हमने अनजान मैसेज को ट्रैक कर लिया। नंबर 1 वर्चुअल सिम का है। सिग्नल को 3 अलग अलग रिले के जरिए रूट किया गया था। आखिरकार ये स्कूल के पीछे के एक पुराने गोदाम से जुड़ा हुआ है। बैक हिल, वो जगह सालों से बंद पड़ी है। कैंपस की निगरानी वहां तक नहीं पहुंचती, तो उसने जानबूझकर मुझे लोकेशन दिखाई है ना। वो चाहता है कि तुम वहां जाओ, तो फिर तुम्हारे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो खेल खेलना चाहता है तो हमारा उसके साथ खेलना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो वो मुझे मजबूर करने का कोई और रास्ता ढूंढ लेगा। मैं हर बार तुम सबको बचाने के लिए आगे आते रहने का इंतजार नहीं करना चाहता। मैं अपना फोन टेबल पर रख देता हूँ। तभी ये बज उठता है। ठीक है, फिर तो बात मेरे दरवाजे तक धमकी देने पर आ गई है। कल रात मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। नहीं, वो मेरे पीछे आया था। मुझे खुद इस बात को खत्म करना होगा। ठीक है, लेकिन अब से तुम मेरी योजना पर चलोगे। अभी से मैं तुम पर वार करूंगा। बचो ब्रदर सेज, मुझ पर रहम करना। मुझे आज रात बैक हिल जाना ही है। ठीक से बचो ताकि चोट न लगे। उनके बात पूरी करते ही वो सीधे हमले पर उतर आते हैं। इसे तुम रहम करना कहते हो ब्रदर सेज? ये तो ट्रेनिंग नहीं, पूरी तरह से कुटाई है। बिना कुछ कहे सेज मेरा पैर खींचते हैं और मुझे सीधे फर्श पर गिरा देते हैं। आज रात तुम्हारा सामना जिन लोगों से होगा वो भी फेयर गेम नहीं खेलेंगे। ये सुनकर मैं फिर से उठता हूँ और कहता हूँ, पहाड़ी के पीछे पुराने गोदाम के पास कल रात 3 बिना नंबर की वैन वहाँ आई थी। उनकी नंबर प्लेटें जानबूझकर ढकी हुई थी। उनके किराए के गुंडे शाओ परिवार की सिक्योरिटी कंपनी के जरिए रखे गए थे। शाओ परिवार ने आज सुबह इमरजेंसी में बहुत सारा कैश निकाला है, एक बड़ी रकम। लगता है प्रेस्टन वाकई आखिरी दांव खेलने के लिए पूरी तैयारी से उतरा है। जो भी हो हम संभाल लेंगे, मैं ठीक रहूंगा, मुझे होना ही होगा। इस बीच पुराने गोदाम के अंदर प्रेस्टन ने पहले ही सब कुछ तय कर लिया है। ब्रदर चाओ, क्या हम वाकई इतनी दूर जा रहे हैं? जांग परिवार से पंगा लेना आसान नहीं है। पंगा उनसे है, खुद एशर, जिनसे नहीं। लेकिन उसके आसपास के लोग उसे बचाने के लिए हमेशा समय पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इस बार मैं नेटवर्क, बिजली और लोकेशन सिग्नल काट रहा हूँ। उसकी जिंदगी की हर एक डोर काट दूंगा। अगर वो आने की हिम्मत करेंगे तो मैं लूना शेन के पीछे जाऊंगा। देखते हैं तब वो क्या करते हैं। यंग मास्टर, शाओ, सब कुछ तैयार है। जैसे ही वो कदम रखेगा हम उसे 3 सेकंड में गिरा देंगे। उसे सीधे मारना मत। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सामने घुटनों पर बैठकर अपनी गलती माने। लूना शेन का क्या वही एशर जिनको नहीं बचा रही है? एक बार एशर जिन खत्म हो जाए
जाए तो वो खुद रेंगते हुए मेरे पास आ जाएगी। एशर जिन, आज रात हम एक एक हिसाब चुका रहे हैं, तभी बल्ब अचानक झिलमिलाने लगता है। शायद पुरानी वायरिंग होगी, जाकर चेक करो। मैं आज रात एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बीच डॉम में वापस आने पर मैं भी खाली नहीं बैठा हूँ। सेज मेरी जेब में एक छोटी सी बोतल रखते हैं और कहते हैं अगर चोट लगे तो जख्म वाली दवा ले लेना, दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश मत करना। मैं परछाई से नजर रख रहा हूँ। मैंने पहले ही परिधि के आसपास ड्रोन तैनात कर दिए हैं, लेकिन गोदाम के अंदर भारी सिग्नल जैमिंग है। एक बार जब तुम अंदर जाओगे तो हमारा सिग्नल कट जाएगा। रिस्टबैंड 3 मिनट तक रुकावट का सामना कर सकता है। अगर 3 मिनट बाद संपर्क टूट जाता है तो मैं तुम्हारी लोकेशन का पता लगाने के लिए फोर्स करूंगा। बाहर का ध्यान भटकाने का काम मैं संभाल लूंगा। अगर ये सार्वजनिक रूप से फटता है तो मीडिया को मैं संभाल लूंगा। तो तुम सच में अकेले आने की हिम्मत जुटा ही ली। प्रेस्टन शाओ, तुम अभी भी सोचते हो कि तुमने अब तक कुछ गलत नहीं किया है। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने पहली बार में ही तुम्हें कुचल नहीं दिया था। उनके बात पूरी करने से पहले ही उनके आदमियों ने सीधे मुझ पर हमला बोल दिया। तुम्हें फाइट करना कब से इतना अच्छा आने लगा? तुम्हें क्या लगता है ब्रदर सेज ने मुझे क्या बिना बात के सिखाया है? तुम सिर्फ एक अकेले इंसान हो, तुम हम में से कितनों से मुकाबला कर पाओगे? तभी मुझे एक मैसेज मिलता है, एशर जैमिंग तेज हो रही है, तुरंत गोदाम से बाहर निकलो। प्रेस्टन अपना हाथ उठाता है और मेरी नजर सिग्नल जैमर पर पड़ती है। आगे बढ़ो, चिल्लाओ, अपने उन प्यारे भाइयों को बुलाते रहो। इस पल सेज का कंप्यूटर भी मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है। छोटे भाई का सिग्नल गायब है। मैं अपने आदमियों को पहाड़ी पर भेज रहा हूँ। सेज, तुम उसे बाहर निकालने कहाँ जा रहे हो? मैं अंडरग्राउंड फायर एस्केप के रास्ते घूम कर जाऊंगा, लेकिन इसमें 3 मिनट लगेंगे। इसी पल ओरियन दराज के पास जाते हैं और उसे खींच कर खोलते हैं। ओरियन, वो रिस्ट्रिक्टेड इक्विपमेंट है, मुझे परवाह नहीं है, मन हो तो सजा दे देना। ओरियन केस खोलते हैं और नीली रोशनी की एक किरण आसमान की तरफ जाती है। एशर जिन, तुम बहुत बहादुरी दिखा रहे थे, आगे भी जारी रखो। प्रेस्टन शाओ, इसे रोकने का अभी भी समय है। रोकना? जब तुमने मुझे पूरे स्कूल के सामने मजाक का पात्र बनाया था तब क्या तुमने कभी रोकने के बारे में सोचा था? ऐसा कहते हुए वो एक बटन दबाते हैं और कई स्पॉटलाइट्स सीधे मुझ पर आ जाती हैं। वो आगे कहते हैं, इसे गिरा दो। मैं चाहता हूँ कि जब ये घुटनों पर बैठे तो पूरी तरह होश में हो। आदमियों की एक और लहर हमले के लिए आगे बढ़ती है। ब्रदर चाओ, शायद हमें रुक जाना चाहिए। अगर सच में उसके साथ कुछ हो गया तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। प्रेस्टन बिना किसी चेतावनी के उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ देता है। बेकार। इसके बाद वो एक इलेक्ट्रिक डंडा उठाता है और मेरी तरफ बढ़ता है। एशर जिन, कोई तुम्हें कल्टीवेशन सिखा रहा है ना? चलो आज देखते हैं कि तुम्हारी हड्डियां असल में कितनी मजबूत हैं, और प्रोटेक्टिव गियर भी। तुम सच में हर एक चीज के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हो। कम से कम वे मेरी मदद करने के लिए तैयार तो हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ लोगों को चोट पहुंचाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करना जानते हैं। तुम लोग वहां खड़े क्या कर रहे हो? उसे पकड़ो। कई आदमी मुझे दबोच लेते हैं और प्रेस्टन मुझे जोर से लात मारता है, जिससे मैं हवा में उड़ जाता हूँ। अभी भी खड़े होने की ताकत बची है। ठीक है, देखते हैं तुम और कितनी बार उठ सकते हो। मुझ पर फिर से वार होता है और मैं जमीन पर आ गिरता हूँ। प्रेस्टन शाओ, इस तरह की हरकतें करने से लूना शेन के मन में तुम्हारे लिए इज्जत और कम हो जाएगी। तुम अभी भी उसे बीच में लाने की हिम्मत कर रहे हो? वो जो तुम्हें नीची नजरों से देखती है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसकी वजह यह है कि तुमने कभी दूसरे इंसानों को इंसान समझा ही नहीं। अपना मुंह बंद रखो। तभी नीली रोशनी की एक किरण जल उठती है। छोटे भाई कोर आ चुका है। जमीन पर लेटे हुए मैं धीरे से अपना सिर उठाता हूँ और अपने सामने मौजूद कोर को छूने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। एक सिस्टम की आवाज एक्टिव होती है, नॉन सिविलियन टैक्टिकल आर्मर कोर बाइंडिंग, टारगेट कंफर्म। मैं मौके पर ही बदल जाता हूँ। अंदर जाओ, उन्हें चीर कर रख दो। लेकिन उनके पास आने से पहले ही मैं उन्हें उड़ा देता हूँ। सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई देती है, टोर्सो मॉड्यूल एंगेज्ड, इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिवेटेड। ब्रदर चाओ, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें अभी भागना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों है कि उसे बचाने के लिए हमेशा कोई ना कोई आ जाता है? नॉन सिविलियन टैक्टिकल आर्मर बाइंडिंग पूरी हुई। क्या ये कोई फेयर फाइट नहीं है? प्रेस्टन शाओ, इस बार तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? एशर, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। वही था जिसने धमकी भरे मैसेज भेजने का हुक्म दिया था। उसी ने इस गोदाम का पूरा जाल बिछाया था। उसी ने गुंडे भी किराए पर रखे थे। इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। गुस्से में प्रेस्टन चिल्लाता है, माइल्स जो, तुम सब मेरे खिलाफ हो रहे हो। मैं कहता हूँ, कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं हुआ है। तुमने खुद को एक एक कदम करके इस कोने में ला खड़ा किया है। क्यों? वो जमीन से लकड़ी का एक डंडा झपटता है और मुझ पर झपट पड़ता है। मैं कभी तुम्हें हरा क्यों नहीं पाता? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मेरे भाइयों ने मेरी मदद की है। मैं ताकत से नहीं, अपनी खुद की तरक्की से इसका जवाब दूंगा। लेकिन तुमने कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं की। तुम हर दिन सिर्फ मुझे रोकने की कोशिश में लगे रहे। प्रेस्टन शाओ, मैं कल तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल में नहीं देखना चाहता। तभी मेरे भाई ताली बजाते हुए अंदर आते हैं। आखिरकार इससे निपट ही लिया। बहुत सिरदर्द था वो इंसान। उम्मीद है कि अब से वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारा छोटा भाई सच में बड़ा हो गया है। उम्मीद है इस पर कोई खरोंच नहीं आई होगी। मैं बिना इजाजत के इसे बाहर ले आया था। छोटे भाई, तुम्हारे दूसरे सबक का समय हो गया है। फिलहाल चलो वापस चलकर आराम करते हैं। तुम सच में वापस आने की हिम्मत कर रहे हो? मैं क्यों नहीं आऊंगा? खुद अपनी आंखों से देख लो। गुंडे किराए पर लेना, अपहरण की कोशिश, जानबूझकर हमला करना, ये सब इस समय यंग मास्टर जांग के हाथों में है। डैड, तुम चुप रहो। तुम अभी के अभी स्कूल मेरे साथ माफी मांगने चल रहे हो, वरना इस शहर में शाओ परिवार का पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। मैं डॉम में पढ़ाई कर रहा हूँ, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता हूँ और पुकारता हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। माफ कीजिए, क्या एशर जिन यही है? वो मैं हूँ। तुम कौन हो? एशर जिन, मैं प्रेस्टन शाओ का पिता हूँ। मैं खास तौर पर आपसे माफी मांगने आया हूँ सर। सर, कृपया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कृपया उठिए मिस्टर शाओ, अंदर चलकर बात करते हैं। मेरा बेटा तमीज से रहना नहीं जानता। उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगने आया हूँ। प्रेस्टन, खुद उसे बताओ कि तुमने क्या किया। मुझे एशर जिन को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। मुझे उसे बदनाम करने के लिए लोगों को किराए पर नहीं रखना चाहिए था। उसके पिता गुस्से में उसके सिर के पीछे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ठीक से कहो, मुझे मीडिया को अफवाहें फैलाने के लिए घूस नहीं देनी
लेनी चाहिए थी। मुझे मुसीबत खड़ी करने के लिए पुरानी स्टूडेंट काउंसिल के साथ मिलकर साजिश नहीं रचनी चाहिए थी। मुझे यंग मास्टर जिनके पीछे इस तरह बार बार नहीं पड़ना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। उसे इस हालत में देखकर मैं कहता हूँ, ब्रदर जांग, शायद हमें इसे जाने देना चाहिए। जॉर्डन अपनी चाय नीचे रखते हैं। बस ऐसे ही जाने दे। मैं कहता हूँ कि उसे काफी सबक सिखाया जा चुका है, अब इसे और आगे खींचने का कोई मतलब नहीं है। प्रेस्टन, झुको। यंग मास्टर जिनसे माफी मांगो। प्रेस्टन फूट फूट कर रोने लगता है। यंग मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुमने सुना, तुम किस्मत वाले हो। मेरे छोटे भाई का दिल बहुत नरम है। हाँ शुक्रिया ऐशर जिन, लेकिन ये सिर्फ एक बार मिलने वाला पास है। अगर तुमने मेरे छोटे भाई के बालों को भी छूने की कोशिश की तो शाओ परिवार के लिए इसके अंजाम हमारी पार्टनरशिप खत्म होने से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे। मैं नहीं करूंगा, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ। आज रात मेरे साथ कहीं चलो, ये कपड़े पहनकर। हम कहाँ जा रहे हैं? जॉर्डन अंदर आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक पूरी नई दुनिया दिखाने जा रहा हूँ। दूसरा सबक, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था। उलझन में पड़कर मैं पूछता हूँ, दूसरा सबक, तुम अपने दुश्मनों को कुचल सकते हो, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि थोड़ी जगह कैसे छोड़ी जाती है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस दुनिया में अपनी जमीन पर कैसे टिके रहना है। घबराओ मत, बस मेरे करीब रहो। अगर कोई पूछे तो बस ये कह देना कि तुम जॉर्डन जांग के छोटे भाई हो। क्या वाकई सिर्फ इतना ही करना है? हाँ सच में बस इतना ही करना है। जल्द ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये तो प्राइवेट क्लब है, यहाँ बाहर कोई बोर्ड तक नहीं लगा है। जॉर्डन आगे बढ़ते हैं और स्कैनर पर अपना फिंगरप्रिंट प्रेस करते हैं। जो जगह बोर्ड लगा सकती है वो अंदर मौजूद चीज के लायक नहीं होती। ब्रदर जांग, यहाँ अंदर लोग असल में कौन है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अंदर सभी लोग अपनी टेबल पर खा पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। उनमें से हर एक इंसान किसी बहुत अहम हस्ती की तरह लग रहा है। यंग मास्टर जांग, मैं इन्हें नहीं पहचानता, बहुत कम उम्र के भी हैं। ये मेरा छोटा भाई है। यंग मास्टर जिन, मुझे नहीं पहचानने के लिए माफी चाहता हूँ। यंग मास्टर जांग का भाई हम सबका परिवार है। आगे से हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। हेलो ब्रदर जांग, तुमने अभी सिर्फ एक वाक्य कहा कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तो फिर इसका पूरा रवैया पलक झपकते ही कैसे बदल गया? इस जगह पर तुम किसके हो, ये इस बात से ज्यादा मायने रखता है कि तुम असल में कौन हो। और अगर मेरे पास तुम न होते, इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब से तुम भी एक ऐसे इंसान बनोगे जो इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। यंग मास्टर जिन, आपका एक्सक्लूसिव मेंबरशिप कार्ड तैयार है। ये मेरे लिए है? हाँ यंग मास्टर, अब से जब चाहें बेझिझक यहाँ आ सकते हैं। इस कार्ड से यहाँ की हर सर्विस आपके लिए उपलब्ध है। एक वाक्य, ये मेरा छोटा भाई है। एक ब्लैक एंड गोल्ड कार्ड। जॉर्डन इसी दुनिया की बात कर रहे थे। दोस्तों, आज रात की नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। बोली लगाने के लिए हमारे पास जो पहली चीज है वो है एक पॉकेट वॉच। ये देखने में वाकई बहुत अच्छी घड़ी है। ये सुनकर जॉर्डन तुरंत अपनी बोली लगाने वाली पट्टी ऊपर उठा देते हैं। लॉट नंबर 3, 19वीं सदी की एक पॉकेट वॉच। शुरुआती बोली 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ब्रदर जांग, मैं तो बस ऐसे ही कमेंट कर रहा था, आपको जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करूं, जॉर्डन बीच में रोक देते हैं। अगर मेरे छोटे भाई को ये पसंद है तो बस यही मायने रखता है। इसके अलावा ये इतनी भी महंगी नहीं है। 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 2 करोड़। ब्रदर जांग, ये बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक पुरानी घड़ी है। एक शब्द मत कहो, बस चुपचाप बैठे रहो। एक पॉकेट वॉच के लिए 2 करोड़। मुझे लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। 2.5 करोड़, 3 करोड़। यंग मास्टर जांग, वो घड़ी काफी आम लग रही है। नौजवान लोग हमेशा अपनी चीजों को नहीं समझते। इस पर इतना खर्च करना सही नहीं है। ये घड़ी 1893 की एक आखिरी मास्टरपीस है, जिसे जिनेवा के महान वॉचमेकर वैक्सिन ने बनाया था। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 ही मौजूद हैं। एक ब्रिटिश म्यूजियम में है, एक स्विस रॉयल कलेक्शन का हिस्सा है, ये तीसरी है। अब मुझे बताओ, ये इसके लायक है या नहीं? 3 करोड़ एक बार, 3 करोड़ 2 बार, 3 करोड़ में बिकी। लॉट नंबर 3 इस जेंटलमैन को जाती है। जांग परिवार के वारिस जॉर्डन जांग हाल ही में बहुत सी चालें चल रहे हैं। वो उस स्कूल में बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज झोंक रहे हैं। पता लगाओ कि असल में इसके पीछे क्या वजह है। चेयरवुमन शेन, अकेले कैंपस, लॉजिस्टिक्स और डेटा सर्विसेज मार्केट की कीमत हर साल 30 अरब से ज्यादा की है, लेकिन इसे असल में चलाने वाला इंसान खुद जॉर्डन जांग नहीं है। वो ऐशर जिन नाम का एक स्टूडेंट है, एक आम परिवार से ताल्लुक रखता है। क्या एक आम परिवार? जॉर्डन जांग इसके लिए पहले ही 2 अरब लगा चुके हैं। और ये सिर्फ जॉर्डन जांग नहीं है, पांचों भाई इस एक इंसान की रक्षा कर रहे हैं। उनकी भूमिकाएं साफ तौर पर बंटी हुई हैं। एक पैसा देता है, एक टेक्नोलॉजी देता है, एक ताकत देता है। एक आम स्टूडेंट एक पूरे अमीर परिवार को अपने इशारे पर नचाने में कामयाब रहा है। इसमें जरूर कुछ तो कीमती बात होगी। क्या हमें सीधे संपर्क करना चाहिए? जल्दबाजी मत करो, पहले ये पता लगाओ कि वो किस मिट्टी का बना है। शुरुआत स्कूल से करो, उसके एडमिशन के इतिहास की जांच करो, कैंपस प्रोजेक्ट को देखो कि ये पूरा सिस्टम असल में कैसे काम करता है। छोटे भाई, तुम्हारी वो पॉकेट वॉच कहाँ है? उसे बाहर लाओ, मुझे जरा देखने दो। वो ताले में बंद है। मैं उस चीज को लेकर घूमने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। 30 मिलियन कीमती चीज, जरा देखो, अपनी जिंदगी की परवाह कैसे कर रहे हो। तभी जॉर्डन पास आते हैं और कहते हैं, छोटे भाई, स्कूल ने अभी अभी जमीन के एक नए टुकड़े को मंजूरी दी है। काउंसिल प्रेसिडेंट के तौर पर तुम्हें सिर्फ उस पर साइन करना है। एक और साइन, मैंने तो पिछले हफ्ते ही किसी कागजात पर साइन किया था। प्रेसिडेंट होने की यही तो झंझट है, तुम आदत डाल लोगे। मैंने जल्दी और कुशलता से अपने नाम के हस्ताक्षर कर दिए। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होना थका देने वाला है, लेकिन जॉर्डन का छोटा भाई होना वाकई बहुत कमाल की बात है। प्रेस्टन, हमारे बॉस इस बात में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं कि पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो ऐशर जिन के बारे में तुमसे बात करना चाहती है। ऐशर जिन, मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हें उसे परेशान करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम बस कुछ बातें समझना चाहते हैं। उसके आसपास के लोग, स्कूल में उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, उसकी डेली रूटीन। ये मेरा कार्ड है, इसे देखो। तुम लोग असल में कौन हो? 7 स्टार्स कैपिटल। तुम्हें बस हमारे सवालों के जवाब देने हैं, बाकी हम संभाल लेंगे। प्रेस्टन सन्न रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिजनेस कार्ड को कसकर पकड़ लेता है। चेयरवुमन शेन, हमने प्रेस्टन शाओ
संस्थाओं से संपर्क कर लिया है। वो सहयोग करने के लिए तैयार है। हमने स्टूडेंट काउंसिल और मीडिया की घटनाओं के सभी रिकॉर्ड्स भी खंगाल लिए हैं। हमने कैंपस प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार कर लिया है। स्मार्ट डॉम सिस्टम, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट, डिलीवरी लॉकर अपग्रेड्स, ये सब ओरियन गू और काईबाई के आर्किटेक्चर पर आधारित है। बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी है। एक आम स्टूडेंट जिसकी 5 अलग अलग लोग इतनी भारी सुरक्षा कर रहे हैं, या तो उसमें कोई ऐसी खूबी है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, या फिर ये पांचों भाई किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। किसी भी सूरत में हमारे लिए कदम उठाना सही रहेगा। शुरुआत स्कूल से करो, उनके रास्ते में कुछ अड़चने पैदा करो। देखते हैं कि ये एशर जिन किस मिट्टी का बना है। प्रेसिडेंट डॉम सिस्टम फिर से क्रैश हो गया है। आज ये तीसरी बार हुआ है। प्रोजेक्शन इक्विपमेंट भी बंद है। डिलीवरी लॉकर पूरी तरह से लॉक हो चुके हैं। स्टूडेंट्स पहले ही गुस्से में उबल रहे हैं। एक साथ सब कुछ कैसे खराब हो गया? पिछले हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लॉजिस्टिक्स का कहना है कि सप्लायर को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है। प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड? क्या हमने पहले से साइन किया हुआ एग्रीमेंट नहीं किया था? हमने साइन किया था, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कैश फ्लो की समस्या हो रही है। उनका कहना है कि वे आगे जारी नहीं रख सकते। स्मार्ट लिविंग प्रोजेक्ट को पूरी स्टूडेंट काउंसिल लीड कर रही थी और अब ये अचानक बिना किसी वजह के बंद हो जाता है। स्टूडेंट्स पहले ही लॉजिस्टिक्स ऑफिस के बाहर भीड़ लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो वे प्रेसिडेंट को ढूंढने आ जाएंगे। मैं समझ गया हूँ। फिलहाल जाकर हालात को शांत करो। मैं पता लगाता हूँ कि क्या हुआ है। ब्रदर जांग, स्कूल का स्मार्ट लिविंग प्रोजेक्ट रुक गया है। डॉम सिस्टम, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट, डिलीवरी लॉकर्स, सब कुछ बंद है। कब से? आज से शुरू हुआ। उनका कहना है कि सप्लायर को कैश फ्लो की समस्या हुई है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट चेक किया है, उसमें कोई खराबी नहीं है। सप्लायर ने खुद इसे रोका है। कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, उन्होंने अपनी मर्जी से रोका है, तो फिर इसका कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। पर्दे के पीछे कोई तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है क्या? मेरे खिलाफ? कौन? पहले पक्के तौर पर पता लगाते हैं। काई, क्या तुमने पैसे को ट्रैक किया? सप्लायर के पीछे 3 शेल कंपनियां हैं। मैं इसे और आगे ट्रैक कर रहा हूँ। ये सब घूम फिर कर एक ही सोर्स पर आकर रुका है। ओह, अब ये दिलचस्प होता जा रहा है। मुझे और बताओ। मैं अभी भी आखिरी लेयर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन फंडिंग का पैमाना छोटा नहीं है। ये कोई आम बिजनेस चाल नहीं है। ब्रदर जांग, मैंने इक्विपमेंट के इंटरफेस भी चेक किए हैं। ये कोई हार्डवेयर फेलियर नहीं है। किसी ने इसके साथ रिमोट तरीके से छेड़छाड़ की है। वे हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर को टटोल रहे हैं। क्या हम इसे लॉकडाउन कर सकते हैं? मैं फिलहाल इसे रोक सकता हूँ, लेकिन वे बढ़ रहे हैं। वे आज नहीं तो कल फिर कोशिश करेंगे। ऑनलाइन पहले से ही कोई हवा उड़ा रहा है कि स्टूडेंट काउंसिल को कोई अमीर परिवार पैसे दे रहा है, कि पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ दिखावा है। ये कौन कह रहा है? एक अनजान अकाउंट से। लेकिन ये साफ तौर पर एक मिलीजुली मुहिम है। ये किसी आम स्टूडेंट का काम नहीं लग रहा है। लगता है ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। कोई हमारी हदें पार कर रहा है। फिलहाल उन्हें डराते नहीं है। ओरियन, इक्विपमेंट को सुरक्षित करो। लियो, स्टूडेंट्स को शांत रखो। सेज, छोटे भाई पर नजर रखो। किसी को उसके पास न आने देना। चिंता मत करो। ब्रदर जांग, मैं मदद के लिए क्या कर सकता हूँ? बस वही करो जो तुम आम तौर पर करते हो। ये स्टूडेंट काउंसिल का काम है। स्टूडेंट्स को शांत रखने पर ध्यान दो। पर्दे के पीछे की हर चीज हम पर छोड़ दो। लेकिन छोटे भाई, डरो मत। जो भी हो उससे मत डरो। असली खतरा पहले अपना हौसला खोना है। उसने इसे ढूंढ लिया है। ये सुनकर मैं तुरंत भागकर वहां पहुंचता हूँ। 7 स्टार्स कैपिटल। 7 स्टार्स कैपिटल, क्या ये वही नाम नहीं है जिसका जिक्र पिछली बार क्लब में किसी ने किया था? हाँ, कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, और इसके पीछे जो भी है वो भी आम इंसान नहीं है। वो स्कूल के प्रोजेक्ट को क्यों रोकेंगे? वे प्रोजेक्ट को नहीं रोक रहे हैं, वे तुम्हारे पीछे पड़े हैं। एक साथ 5 लोग एक आम स्टूडेंट की रक्षा कर रहे हैं। कोई भी इस बात से हैरान हो जाएगा कि आखिर तुम इतने कीमती क्यों हो। तुम्हें गिरा दो और वे अपर्चर एआई सिस्टम पर कब्जा कर सकते हैं। आखिरकार मैं कथित तौर पर सिर्फ एक इन्वेस्टर हूँ, वो इंसान नहीं जो असल में चीजों को चला रहा है। तभी मेरा फोन बज उठता है। इस पॉइंट पर अपनी ही रिंगटोन से मुझे एक असली फिजिकल घृणा होने लगी है। 7 स्टार्स कैपिटल से कोई आया है क्या? अभी अभी जॉर्डन और मैं कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होते हैं, जहाँ टेबल के मुखिया की कुर्सी पर एक महिला बैठी हुई है। यंग मास्टर जांग, एशर जिन। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। चेयरवुमन शेन बिना किसी नोटिस के स्कूल में आ गई हैं। इन्वेस्टमेंट का बिजनेस तेजी से चलता है। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। 7 स्टार्स कैपिटल पूरी फंडिंग के साथ स्कूल के स्मार्ट कैंपस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेना चाहती है। अपने हाथ में? लेकिन इस प्रोजेक्ट को स्टूडेंट काउंसिल लीड कर रहा है। ठीक इसी वजह से, क्योंकि इसे स्टूडेंट काउंसिल लीड कर रहा है। इसे चलाने के लिए एक प्रोफेशनल टीम की जरूरत है। एशर जिन, तुम काउंसिल प्रेसिडेंट हो। तुम्हें समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट फिलहाल रुका हुआ है। स्टूडेंट्स नाखुश हैं, स्कूल पर भी दबाव है। तो इसे अपने हाथ में लेने का असल मतलब क्या है? ये बहुत सिंपल है। तुम स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट पद से हट जाओ। प्रोजेक्ट हमें चलाने के लिए सौंप दो। फंडिंग, टेक्नोलॉजी और स्टाफिंग सब कुछ 7 स्टार्स कैपिटल संभालेगी। तुम्हें या स्कूल को इसके बारे में दोबारा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट काउंसिल से हट जाओ। एशर, ये बात पर्सनल नहीं है। मेरा यकीन करो, ये सिर्फ सही प्रोफेशनल्स को काम संभालने देने के बारे में है। तुम जैसा स्टूडेंट इतने भारी भरकम प्रोजेक्ट को अकेले नहीं संभाल सकता। चेयरवुमन शेन, कोई भी बाहरी इंसान मेरे छोटे भाई के लिए फैसले नहीं ले सकता। यंग मास्टर जांग, मैं सिर्फ तुम दोनों के भले के बारे में सोच रही हूँ। अगर प्रोजेक्ट ऐसे ही रुका रहा तो इसका असर सिर्फ एशर जिन पर नहीं पड़ेगा। ये रहा प्रस्तावित एग्रीमेंट। एक नजर डालो, शर्तें साफ तौर पर लिखी हुई हैं। जॉर्डन बाकी लोगों की समीक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेते हैं। जिस पल ओरियन उस पर नजर डालते हैं, उन्हें कुछ गड़बड़ नजर आती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक समस्या है। किस तरह की समस्या? ऊपर से देखने पर यह एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट लगता है, लेकिन इसके अंदर टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक छिपा हुआ क्लॉज दबाया गया है। अगर तुम इस पर साइन करते हो तो स्कूल के सिस्टम का हर एक टेक्निकल इंटरफेस सीधे उनके हाथ में चला जाएगा। ये असल में पूरे कैंपस के सभी डेटा कंट्रोल को उनके हवाले कर देना है। बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। मैंने अभी अभी स्कूल सिस्टम के बैकएंड में सेंध लगाने की एक कोशिश का पता लगाया है। वही नेटवर्क का रास्ता 7 स्टार्स की तरफ जाता है। क्या वे कुछ चुराने की कोशिश कर रहे हैं? चुराना नहीं, सीधा हमला। अगर कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाता है तो वे सीधे जबरन कब्जा करने की कोशिश करेंगे।
जॉर्डन कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। इस पर दिमाग मत लगाओ। अगर 7 स्टार्स कैपिटल हमें इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट थमाने की हिम्मत करती है तो इसका मतलब है कि वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। ब्रदर जांग, तो फिर हम क्या करें? प्रोजेक्ट अभी भी बंद पड़ा है, स्टूडेंट्स का क्या होगा? तुम सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल चलाने पर ध्यान दो। खैर, 7 स्टार्स कैपिटल को मैं संभाल लूंगा। तभी सिस्टम में एक गड़बड़ी का पता चलता है। वे अपनी चाल चल रहे हैं। कैंपस के इक्विपमेंट पर कब्जा करने की कोशिश करने के लिए एक रिमोट टेकओवर की कोशिश। मैं सॉफ्टवेयर लेयर को संभाल सकता हूँ, लेकिन वे हार्डवेयर इंटरफेस में पहले ही सेंध लगा चुके हैं। काई, क्या तुम भूल गए कि हमारे पास टेलीपोर्टेशन गेट है? ये सब लाल रंग में चमक रहा है। इसका मतलब है कि हम में सेंध लगा दी गई है। अभी पूरी तरह सेंध नहीं लगी है। 10 मिनट और होते तो कहानी कुछ और हो सकती थी। काई, सॉफ्टवेयर लेयर तुम्हारी है। समझ गया। मैं कोर आर्किटेक्चर को दोबारा लिख दूंगा। सॉफ्टवेयर लेयर टेकओवर जारी है। अपनी तरफ से जल्दी करो। प्लग इन कर दिया गया है। एक्टिवेट हो रहा है। प्लग इन होते ही हर कनेक्शन में बिजली दौड़ जाती है। कंफ्यूज होकर मैं पूछता हूँ, ये क्या है? एक फिजिकल फायरवॉल। एक बार ये कनेक्ट हो जाने के बाद इस बिल्डिंग का हर डिवाइस अपने आप एक अलग आइसोलेटेड नेटवर्क पर स्विच हो जाता है। वे अब रिमोट से इस तक नहीं पहुंच सके। सॉफ्टवेयर लेयर टेक ओवर पूरा हुआ। बोलते ही उनका इंट्रूडर प्रोग्राम साफ किया जा रहा है। तो ये तब की बात है जब तुम सब सच में गंभीर हो जाते हो। ये अभी कुछ भी नहीं है। बातें मत करो, एक और कदम बाकी है। इस बीच 7 स्टार्स कैपिटल में उनका अपना सिस्टम एरर दिखाना शुरू कर देता है। चेयरवुमन शेन पहुंच बनाने की हर कोशिश को वापस धकेला जा रहा है। उन्होंने एक अलग आइसोलेटेड फायरवॉल एक्टिवेट कर दिया है, एक हार्डवेयर लेवल आइसोलेशन सिस्टम। हार्डवेयर लेवल? ये जरूर ओरियन गू का काम होगा। पक्का यही है। हमारा हर एक रिमोट चैनल साफ कर दिया गया है। इस बीच डॉम में वापस मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रहा हूँ। वही पुरानी कहानी फिर से। दावा किया जा रहा है कि मैं सिर्फ अमीर बच्चों द्वारा बनाया गया एक कठपुतली हूँ, कि मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता, कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई मेरी पीठ थपथपाते हैं। ये सुनकर लियो हल्की सी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, उन्हें बकने दो। लेकिन वे हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब तो स्टूडेंट्स भी इस पर यकीन करने लगे हैं। तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं परेशान क्यों न हूँ? स्टूडेंट काउंसिल बाहर असली काम कर रही है और फिर भी इंटरनेट पर मेरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लियो बेड से नीचे कूदते हैं और अपना फोन एक तरफ फेंक देते हैं। ठीक है, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। उन्हें कहानियां गढ़ना बहुत पसंद है ना? चलो उन्हें एक तमाशा दिखाते हैं। बस वहीं बैठे रहो, घबराओ मत। मैं जो भी कहूँ बस उस पर सिर हिलाते जाना। तुम क्या करने वाले हो? उनके इस तरह से बदनाम करने के बीच ही मैं लाइव जा रहा हूँ। हे एवरीवन, बहुत दिनों बाद मिले। मैं लियो वेन हूँ। आज कोई कंटेंट नहीं, बस एक बात कहनी है। हाल ही में ऑनलाइन बहुत से लोग मेरे छोटे भाई के बारे में बकवास कर रहे हैं। मैं आज इसे यहाँ साफ कर रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो। ऑनलाइन मेरे भाई के बारे में झूठी जानकारियां फैलाई जा रही हैं। तो आज मैं आप सबसे आधिकारिक तौर पर उसका परिचय कराना चाहता हूँ। ये मेरा छोटा भाई है और ये मेरे परिवार की तरह है। मैं घबराओ मत। अपने भाई के फैंस को हाय कहो। हाय एवरीवन। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, लाइव चैट में भूचाल आ जाता है और मेरा फोन प्राइवेट मैसेज से भर जाता है। चलो चलो सब लोग मेरे छोटे भाई से कुछ शब्द कहो। छोटे भाई, ऑनलाइन किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे भाई तुम्हारी पीठ पर खड़े हैं। तुमने ये देखा? मेरे छोटे भाई के पास हम सब हैं। कोई भी बाहरी इंसान उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर हैं। अब और चिंता मत करो। हाँ, 7 स्टार्स कैपिटल ने जो बदनामी के आर्टिकल तैयार किए थे वो बाहर आने से पहले ही दफन हो गए। इसके बजाय पूरा इंटरनेट अब इसी बारे में बात कर रहा है। मैं अपना फोन घूरता हूँ, इस पर यकीन नहीं कर पाता। क्या इतने सारे लोग? तुम आदत डाल लोगे। तुम मेरे छोटे भाई हो। इस तरह के सपोर्ट के तुम पूरी तरह हकदार हो। ये सुनकर मैं अंदर तक भर आता हूँ। ऐसे भाई होना सच में दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। इस बीच 7 स्टार्स कैपिटल में वे भी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चेयरवुमन शेन, लियो वेन ने ऑनलाइन पब्लिक सेंटिमेंट पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। हमारी बदनामी का एक भी पीस बाहर नहीं आ पाया। अगर नरमी की चाल काम नहीं आती तो हम सख्ती से पेश आएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? आज रात डॉम बिल्डिंग में किसी को भेजो। ओरियन गू के इक्विपमेंट का कोर लेकर आओ। अगर हम डिजिटल तरीके से सेंध नहीं लगा सके तो हम इसे ताकत के बल पर छीन लेंगे। लेकिन चेयरवुमन शेन सेज उस डॉम पर तैनात हैं। हम उन्हें नहीं हरा सकते। ठीक इसीलिए ये काम रात में होना चाहिए। इसे चुपचाप करो, सामान उठाओ और तुरंत निकल जाओ। सेज से सीधे मत उलझो। उस रात डॉम शांत है। मैं अचानक रात के बीच में जग जाता हूँ। मुझे महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। मैं उठकर बैठ जाता हूँ और पुकारता हूँ, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं देता। मैं बिस्तर से उठता हूँ और दरवाजा खोलता हूँ और ठीक बाहर एक परछाई नुमा आकृति खड़ी है। मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता हूँ, बाहर भूत है। इस शोर को सुनकर सेज चलकर आते हैं और कहते हैं, छोटे भाई वापस सोने जाओ। ब्रदर सेज, बाहर भूत है। मैं जानता हूँ, वापस अंदर जाओ। भूतों से निपटना भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। सेज दरवाजा खोलते हैं और तुरंत बाहर कदम रखते हैं। उनसे भिड़ जाते हैं। उनमें से एक अपनी जेब से चाकू निकालता है, लेकिन वो भी काफी नहीं होता। सेज उन सबको सेकंडों में ढेर कर देते हैं। तुम्हें किसने भेजा है? ये देखकर कि वे जवाब नहीं देते, सेज कहते हैं, ठीक है मत बोलो, वापस जाओ और जिसने तुम्हें भेजा है उसे बता देना। हमारा डॉम दरवाजा ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी छूने की हिम्मत करे। घुसपैठिए डर कर भाग खड़े होते हैं। मैं दरवाजे के सहारे खड़ा हूँ, तभी अचानक हुई एक दस्तक मुझे डरा देती है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। छोटे भाई ये मैं हूँ। छोटे भाई ये मैं हूँ। सेज की आवाज पहचान कर मैं राहत की सांस लेता हूँ और तुरंत दरवाजा खोल देता हूँ। चिंता जताते हुए मैं पूछता हूँ, ब्रदर सेज क्या आप ठीक है? वे लोग कौन थे? 7 स्टार्स कैपिटल फिर से? वे वापस नहीं आएंगे। मैं हॉलवे की तरफ झांक कर देखता हूँ। वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा है। मैं कहता हूँ, हॉलवे पूरी तरह से खाली क्यों है? सेज कहते हैं, मैंने उन्हें पहले ही संभाल लिया है। तभी काई एक टैबलेट हाथ में लिए हुए पास आते हैं और कहते हैं, मैंने सर्विलांस फुटेज निकाल ली है। कल रात की रिप्ले देखो। सेज ने पूरी तरह से तबाही मचा दी है। 3 आदमियों ने एक साथ हमला किया था और ब्रदर सेज ने उनमें से एक को भी बचकर नहीं जाने दिया। ब्रदर सेज, आपने अकेले उन तीनों का मुकाबला किया। सेज कहते हैं, जब तक इससे कोई और नहीं जागा तब तक मैं टैबलेट पर फुटेज को लगातार देख रहा हूँ। पूरी तरह से हैरान हूँ। मैं कभी उस लेवल पर कब पहुंच पाऊंगा? ब्रदर सेज, जो भी हो
सेवन स्टार्स कैपिटल का कोई भी इंसान इस हॉलवे में दोबारा कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। वापस सोने जाओ। सेवन स्टार्स अभी भी स्कूल के प्रोजेक्ट को रोक रहा है। फिलहाल कितना काम बंद है? डॉम सिस्टम, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट, डिलीवरी लॉकर्स, सब कुछ बंद है। एक भी सप्लायर ने काम फिर से शुरू नहीं किया है। पता लगाओ कि उनके पीछे कौन है। पहले ही जांच कर ली है। 3 शेल कंपनियां सीधे सेवन स्टार्स कैपिटल के कंट्रोल में है। उनका फंडिंग ट्रेल पूरी तरह साफ सुथरा है। छोटे भाई, अब स्टूडेंट काउंसिल में मोर्चा संभालने की चिंता मत करो। अगर सेवन स्टार्स कैपिटल हमारी गर्दन दबाना चाहती है तो हम अपनी गर्दन को और लंबा कर लेंगे। दिन भर उन्हें दबाने दो। ब्रदर जांग, मैंने सेवन स्टार्स कैपिटल द्वारा रोके गए हर सप्लायर से बात कर ली है। मैंने रिप्लेसमेंट के विकल्प तैयार कर लिए हैं। पूरी तरह से स्विच करने में कितना समय लगेगा? मैंने हर इक्विपमेंट इंटरफेस को पहले ही टेस्ट कर लिया है। 3 दिन के अंदर पूरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं आएगी। हमें 3 दिन की जरूरत नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम सीधे ऐलान कर देंगे। कल वहाँ ये बहुत तेज है। हर एक दिन सेवन स्टार्स कैपिटल को हम पर ये धौंस जमाने का मौका मिलता है। मेरा छोटा भाई जिस तनाव को झेले वो एक दिन भी इसके लायक नहीं है। मेरे उन भाइयों को देकर जो मुझे हद से ज्यादा लाड़ प्यार देते हैं, मैं चुपचाप खुशी से मुस्कुरा उठा हूँ। अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी ही आ जाती है। जॉर्डन पोडियम पर कदम रखते हैं और कहते हैं, दोस्तों आज का ऐलान एक ही बात के बारे में है। जांग ग्रुप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। मूल 2 अरब के कैंपस प्रोजेक्ट को बढ़ाकर 10 अरब के पैमाने के यूथ लिविंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में बदल रहा है। यंग मास्टर जांग, इस 10 अरब के पैमाने की योजना में असल में क्या क्या शामिल है? इसमें डॉम सिस्टम के अपग्रेड्स, स्मार्ट कैंपस के लिए फुल नेटवर्क कवरेज, एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप फंड, एक कैंपस हेल्थ केयर सिस्टम और बहुत कुछ शामिल है। ये सब जांग ग्रुप द्वारा पूरी तरह से फंडेड है। अब किसी भी तीसरे पक्ष के सप्लायर पर निर्भर नहीं है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? इसके अलावा सेवन स्टार्स कैपिटल ने जिस भी सप्लायर को ब्लॉक किया है उसे आज से ही पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। यंग मास्टर जांग, ये फाइनेंशियल तौर पर समझ नहीं आता। किसी एक स्कूल में 10 अरब झोंक देना, रिटर्न मिलने का समय बहुत लंबा होगा। मेरा कभी रिटर्न पाने का इरादा था ही नहीं, कोई रिटर्न नहीं। तो फिर तुम असल में क्या चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई की स्कूल में अच्छी जिंदगी कटे। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जॉर्डन का मन पूरी तरह बना हुआ देखकर उसके पास कहने को कोई जवाब नहीं बचता। चेयरवुमन शेन, वापस जाओ और सेवन स्टार्स कैपिटल से कहो, अब तुम्हें इस स्कूल में किसी भी चीज से वास्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर जांग, इस पर मेरा नाम क्यों है? आखिर तुम काउंसिल प्रेसिडेंट हो, प्रोजेक्ट तुम्हारे नेतृत्व में आता है, इस पर तुम्हारा नाम होने में क्या हर्ज है? लेकिन मैंने असल में इनमें से कोई काम किया ही नहीं। आगे तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ होगा। फिलहाल बस ये आदत डाल लो कि तुम्हें यही कहा जाए। इस बीच चेयरवुमन शेन गुस्से में वापस लौटी है और उनका गुस्सा फूट पड़ता है। जॉर्डन जांग ने पूरे प्रोजेक्ट को बढ़ाकर 10 अरब कर दिया है। हर सप्लायर को बदल दिया गया है। हमारा हर एक पता अब बेकार हो चुका है। चेयरवुमन शेन, शायद हमें कोई दूसरा तरीका आजमाना चाहिए। किसी भी तिनके का सहारा लेते हुए वो पूछती है, कौन सा तरीका? जॉर्डन जांग, चाहे जितने अमीर हो, वो आखिरकार एक ही इंसान है। वो अपने छोटे भाई की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वो एक साथ सबकी रक्षा नहीं कर सकते। 5 भाइयों को अलग अलग बांट दो और हर एक को बांध दो, और एशर जिन पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा। हम उन्हें कैसे बांटे? जॉर्डन जांग को उनके बिजनेस वेंचर्स के जरिए कोने में लगाओ। लियो वेन पर उनकी फिल्मों के सेट पर दबाव डालो। काई बाई के खिलाफ साइबर हमला लॉन्च करो। ओरियन गू की लैबोरेटरी को सील कर दो। सेज को दूर खींच लो। उनमें से हर एक की कोई न कोई कमजोरी है, उन सब पर एक साथ हमला करो। उनमें से कोई भी एशर जिनको एक पल का भी सुकून नहीं दे पाएगा। तो फिर चलो चलते हैं, और इंतजार नहीं, मेरा बहुत हो चुका है। यंग मास्टर जांग, पारिवारिक बिजनेस में कोई समस्या आ गई है। 3 मुख्य प्रोजेक्ट एक साथ रोके जा रहे हैं। फंडिंग और अप्रूवल दोनों अटके हुए हैं। इसके पीछे कौन है? सतह पर कुछ भी ट्रैक करने लायक नहीं है, लेकिन पैसों का ट्रेल बार बार सेवन स्टार्स कैपिटल की तरफ इशारा कर रहा है। जॉर्डन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। बिना एक भी शब्द कहे वो अपनी जैकेट उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। हमारे सामने एक समस्या आ गई है। चिप प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स ने अचानक अपना हाथ खींच लिया है। हर बुकिंग भी कैंसिल हो चुकी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर तुम्हारी तरफ मामला शांत हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट पर बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। मेरे रिसोर्सेज को इस तरह काटने की हिम्मत किसकी है? इन्वेस्टर्स ने सीधे तौर पर नहीं बताया, लेकिन हर इशारा सीधे सेवन स्टार्स कैपिटल की तरफ है। अगर ये प्रोडक्शन फेल हो जाता है तो तुम्हारा पूरा दूसरे हिस्से का शेड्यूल पूरी तरह खाली हो जाएगा। तो फिर खाली रहने दो, मैं इसे एक वैकेशन की तरह लूंगा। क्या हो रहा है? मुझ पर एक कोऑर्डिनेटेड हमला हुआ है, एक बहुत ही जटिल साइबर हमला। वे मेरी डिफेंस की सीमाओं को परख रहे हैं। इसी पल ओरियन को भी एक मैसेज मिलता है। लैब को सील कर दिया गया है। सुरक्षा उल्लंघनों का हवाला दिया गया है। आज ही एक निरीक्षण का पालन करने का आदेश दिया गया है। किसी ने मुझे एक फॉर्मल चुनौती दी है, एक मार्शल आर्ट्स द्वंद्व युद्ध की। ठीक उसी दिन कैंपस के बाहर अनुरोध किया गया है। तो ऐसा लगता है कि आज की घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं है। चलो, इससे निपटने का समय आ गया है। डॉम में वापस आने पर मैं देखता हूँ कि मेरे सारे भाई गायब हैं। मैं पुकारता हूँ, ब्रदर बाई, ब्रदर ओरियन, यंग मास्टर, आपके सभी भाई आज बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं। वे सब? हाँ। जाने से पहले उन्होंने एक ही निर्देश दिया था कि आप डॉम में ही इंतजार करें और किसी भी कीमत पर बाहर न जाएं। खाली डॉम को घूरते हुए मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती है। तभी मेरा फोन एक मैसेज के साथ बज उठता है। एशर जिन, तुम्हारे 5 भाई इस समय व्यस्त हैं। तुम सेवन स्टार्स कैपिटल का चक्कर क्यों नहीं लगा लेते? ये चेयरवुमन शेन का है। 3 प्रोजेक्ट्स पर नाकेबंदी, उन्हें कोशिश करने दो। जांग ग्रुप का खजाना कोई ऐसा नहीं है जिसे शेल कंपनियों का गिरोह दबा सके। एक साइबर हमला, 3 टियर फायरवॉल, वे अंदर नहीं आ सकते। हमले को सीधे उसके सोर्स तक ट्रैक किया जा रहा है। सुरक्षा उल्लंघन, ये एक लाइसेंसी सिविलियन टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी है। सभी सर्टिफिकेशन और कागजात पूरी तरह से ठीक है। अगर आप निरीक्षण करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपका ऑफिशियल सीजर ऑर्डर कहाँ है? मैंने पहले ही स्कूल प्रशासन और टेक्नोलॉजी ब्यूरो से संपर्क कर लिया है। अब आप जा सकते हैं। बस इतना ही। मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक वार्म अप होगा। तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है। छोटा भाई अकेले सेवन स्टार चला गया है। ये लड़का
लड़का अपनी मर्जी से डॉम में चुपचाप क्यों नहीं बैठ सकता? ये मेरी वजह से हुआ है कि वे सब अलग अलग बंट गए। वे सब इस समय घिरे हुए हैं और ये मेरी वजह से भी है। क्या मुझे खुद इस स्थिति को नहीं संभालना चाहिए? यंग मास्टर, जाने से पहले आपके सभी भाइयों ने साफ निर्देश दिए थे कि आप डॉम में ही इंतजार करें। इंतजार? आखिर कब तक का इंतजार? क्या हो अगर वे समय पर वापस न आ सके? तभी मेरे भाइयों के लिए एक मैसेज आता है, छोटे भाई डरो मत, अगर आसमान गिरेगा तो मैं उसे संभाल लूंगा। छोटे भाई हीरो बनने की कोशिश मत करना, हम सब जल्द ही वापस आ जाएंगे। हाउस होल्ड प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट कर दिया गया है। दराज की जगह किसी भी समय इस्तेमाल के लिए तैयार है। एलिक्सिर केस को अपने पास रखें, इसके अंदर इमरजेंसी सप्लाईज हैं। वे सब घिरे हुए हैं और फिर भी वे मेरे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है। मैं ये नहीं देख सकता कि वे हर चीज का बोझ अकेले उठाते रहे। यंग मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? 7 स्टार्स कैपिटल। मैं उन्हें हमेशा मेरे लिए लड़ाई लड़ने नहीं दे सकता। कम से कम पहले ये कपड़े तो बदल लो। आपके सभी भाइयों ने निर्देश दिए थे, अगर आप जाने की जिद करते हैं तो आपको पहले कपड़े बदलने होंगे। वे पहले से ही जानते थे कि मैं जाने वाला हूँ। यंग मास्टर ओरियन ने कहा था कि आप चुपचाप बैठकर इंतजार करने वाले टाइके नहीं है। यंग मास्टर, दराज की जगह पहले ही एक मंजिल के लिए सेट की जा चुकी है। ये सीधे 7 स्टार्स हेडक्वार्टर के बाहर ले जाती है। क्या ब्रदर ओरियन ने इसे सेट किया है? हाँ, उन्होंने कहा था अगर ये दिन कभी आया तो रास्ता पहले से तैयार मिलेगा। बिना एक पल की झिझके मैं सीधे दराज की जगह में कूद पड़ता हूँ। 7 स्टार्स कैपिटल में आपका स्वागत है। आप किससे मिलने आए हैं? मैं चेयरवुमन शेन से मिलने आया हूँ। चेयरवुमन शेन ऊपर है। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन उन्होंने ही मुझे बुलाया है। चेयरवुमन शेन और मिस्टर एशर जिन आपसे मिलने आए हैं, उनका कहना है कि आपने उन्हें बुलाया है। इंटरकॉम की आवाज आती है, उन्हें ऊपर भेजो। मैं राहत की सांस लेता हूँ, लिफ्ट में कदम रखता हूँ और 22वीं मंजिल का बटन दबाता हूँ। चेयरवुमन शेन आखिर किस मंजिल पर है? किसी ने मुझे वो हिस्सा बताया ही नहीं था। मैं पहले इस फ्लोर को चेक करता हूँ। लिफ्ट से बाहर निकलकर मैं हॉलवे में आगे बढ़ता हूँ। इस फ्लोर पर कोई क्यों नहीं है? मैं एक दरवाजा खोलता हूँ और अंदर कदम रखता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है, गलत दरवाजा। तभी मैं फिसल जाता हूँ और लड़खड़ा जाता हूँ और इस प्रक्रिया में किसी तरह का बटन दब जाता है। बस अब मैंने कुछ गंभीर मुसीबत मोल ले ली है। छोटे भाई, तुमने अभी क्या किया? ठीक उसी पल मेरा फोन बज उठता है और मैं इसे उठा लेता हूँ। मेरे भाई पूछते हैं, छोटे भाई तुमने अभी क्या किया? मैंने गलती से किसी कैबिनेट पर कोई स्विच दबा दिया है। मेरे भाई कहते हैं, मैं 7 स्टार्स कैपिटल के इंटरनल नेटवर्क पर एक ओपन पोर्ट पकड़ रहा हूँ, अभी भागो। ये सुनकर मैं बिना किसी झिझक के भागने लगा हूँ। असली कॉन्फ्रेंस रूम आखिर कहाँ है? मैं दूसरे कमरे में दौड़कर जाता हूँ। अब मैं कहाँ हूँ? अंदर कंप्यूटर अभी भी चालू है। मैं करीब जाकर देखता हूँ। ये क्या ये ब्रदर ओरियन का इंटरफेस नहीं है? मेरा फोन फिर से बज उठता है। ओरियन कहते हैं, छोटे भाई, ब्रदर ओरियन, आप यहाँ कुछ छोड़ गए हैं। हमेशा सावधानी बरतना बेहतर होता है। मैं उस कमरे से बाहर निकलता हूँ और हॉलवे में आगे बढ़ता हूँ। ये जगह होनी चाहिए। फंड ट्रांसफर कल 3 अलग अलग ऑफशोर खातों के जरिए बाहर जाएगा और हम जॉर्डन जांग को कैसे संभालें? पहले एशर जिन को गिराओ, बाकी सब अपने आप बिखर जाएगा। अब जाकर उन्हें एहसास होता है कि उनकी पूरी बातचीत लाइव ब्रॉडकास्ट हो चुकी है और व्यूअरशिप आसमान छू रही है। एक लाइव स्ट्रीम? किसने लाइव स्ट्रीम शुरू की? जिसका मतलब है कि जो कुछ भी अभी कहा गया है वो सब सुना जा चुका है। ये सुनकर वे भागने की फिराक में जुट जाते हैं। इस बीच ओरियन अपने कंप्यूटर पर तेजी से टाइप कर रहे हैं। सिस्टम लॉकडाउन कर दिया गया है। वे अब लाइव स्ट्रीम बंद नहीं कर सकते। 7 स्टार्स के हर एक फाइनेंशियल चैनल को काट दो, एक भी अकाउंट अछूता न रहे। उस लाइव स्ट्रीम को सीधे ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर पहुंचाओ। इसे नंबर 1 पर लाओ, कोई इसे दबाने न पाए। हर एक सबूत को बचाओ। 3 अलग अलग क्लाउड बैकअप। एशर जिन, तुम्हें लगता है कि तुमने जीत हासिल कर ली है? मैं कुछ भी जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि मैं रास्ता भटक गया था। क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? रास्ता भटक गया? तुम इत्तेफाक से हमारे हर एक कमरे में भटकते हुए चले गए। हमारा इंटरनल नेटवर्क, हमारी सर्विलांस, हमारी प्राइवेट बातचीत, सब कुछ उथल पुथल में डाल दिया गया और तुम इसे सिर्फ भटकना कहते हो? खैर, अगर मैं कहूँ कि ये जानबूझकर नहीं था तो क्या तुम मानोगे? हम इसके बारे में देखेंगे। हमारा ये छोटा खेल फिलहाल यहीं खत्म होता है। छोटे भाई, चलो घर चलने का समय आ गया है। ब्रदर जांग, क्या मैंने मामलों को और बिगाड़ दिया? नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, तुमने अकेले अकेले वो सब कर दिखाया जो हम नहीं संभाल पा रहे थे। तुम सीधे मेरे स्पेशल मार्कर में आ गए। तुमने गलती से इंटरनल नेटवर्क एंट्री पॉइंट को ट्रिगर कर दिया। तुमने हमारी सर्विलांस को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तुम वाकई चुने हुए इंसान हो। मैं पूरी रात ट्रैक कर रहा था और हर कदम पर तुम मेरे लिए रास्ता साफ कर रहे थे। जब तक तुम डरे नहीं, वही मायने रखता है। मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने वो कैसे कर लिया। छोटे भाई, इस डॉम में तुम्हारा पहुंच जाना ही इस बात का मतलब है कि तुम पर जबरदस्त किस्मत मेहरबान है। यंग मालिक वापस आ चुके हैं। इस पल 6 ने खाने का एक बहुत बड़ा स्प्रेड तैयार कर लिया है। तुम सब आगे बढ़ो और बात करो। मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। बदनामी का वो सारा कंटेंट जा चुका है। ऑनलाइन एक भी निशान नहीं बचा है। ओरियन दराज खोलते हैं, उस पर थोड़ी देर काम करते हैं और कहते हैं, दराज की जगह अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। रास्ता अभी भी काम करता है। मेरी नई मूवी कल प्रीमियर हो रही है। सपोर्ट करने जरूर आना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ शांत करने वाली सप्लाईज भी पैक कर दी हैं। स्कूल का प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। तुम्हारा नाम इस पर है। जिस दिन तुमने पहली बार इस दरवाजे को धक्का दिया था, इस डॉम ने तुम्हें हम में से एक के रूप में स्वीकार कर लिया था। ये सुनकर मैं आंसुओं से भर आता हूँ। ब्रदर जांग, जॉर्डन आगे कहते हैं, ये तुम्हारी किसी खास काबिलियत की वजह से नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि तुम सच में हमें अपने भाइयों की तरह देखते हो और हम सच में तुम्हें अपना भाई मानते हैं। अब से मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए गैजेट्स बनाता रहूंगा। सिस्टम अब से तुम्हारे इस्तेमाल के लिए पूरी तरह खुला है और अगर कभी कोई तुम्हें परेशान करे तो बस ब्रदर सेज को बता देना। जश्न में सब लोग ग्लास उठाते हैं। घर में स्वागत है छोटे भाई। 1 साल बीत जाता है। 1 साल पहले मैंने इस दरवाजे को धक्का दिया था, ये सोचते हुए कि मैं एक ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जो कभी मेरे लिए बनी ही नहीं थी। 1 साल बाद मैं आखिरकार समझ गया हूँ, ये दुनिया हमेशा से मेरे अंदर कदम रखने का इंतजार कर रही थी। यंग मास्टर, रात के खाने का समय हो गया है। आज सेज खाना बना रहे हैं। ब्रदर सेज खाना बना रहे हैं? मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ एलिक्सिर बनाना जानते हैं। एलिक्सिर बनाना और खाना बनाना दोनों बिल्कुल एक ही सिद्धांतों का पालन करते हैं।
करते हैं। मुख्य रूप से साझा सिद्धांत ये है कि दोनों में से कोई भी खास तौर पर स्वादिष्ट नहीं होता। एक टॉप ईयर टाइकून, एक राष्ट्र स्तर पर प्रिय बेस्ट एक्टर, एक टॉप ईयर हैकर, एक जीनियस साइंटिस्ट, प्राचीन मार्शल आर्ट्स का एक मास्टर, और मैं चाइनीज लिटरेचर का एक फ्रेशमैन। अब मैं एक सोफोमोर हूँ। ये हमारा डॉम है, मेरा घर। और अब एक बोनस सीन। ठीक है, बात खत्म। मैं पूरी तरह थकर जमीन पर ढेर हो जाता हूँ। आखिरकार खत्म हुआ। ये चीज इतनी भारी थी कि मेरी गर्दन लगभग टूटने ही वाली थी। ब्रदर ओरियन, क्या ये प्रॉप थोड़ा सा भी हल्का नहीं हो सका? क्या वो स्माइल एंगल थोड़ा अजीब नहीं था? एक और टेक लेते हैं। इतने लंबे समय तक वो कूल एक्ट करते करते मैं सच में थक चुका हूँ। ब्रदर लियो, क्या तुम्हारा वो ऑस्कर सच में असली है? मुझे जरा एक सेकंड के लिए छूने दो। ऑनलाइन $9.99 में खरीदा था, फ्री शिपिंग। लिंक चाहिए? ये मास्क बिल्कुल सांस नहीं लेने देता। इससे मेरे चेहरे पर दाने निकल रहे हैं। ब्रदर, तुम हमेशा इस साइट और उस साइट को हैक करते रहते हो और पर्दे के पीछे तुम चुपचाप फेस मास्क जमा कर रहे हो। तुम्हें चीजें दिख रही हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 37 फेल हो गया। कोई बात नहीं, थ्योरी सही थी। ब्रदर ओरियन, क्या ये पूरी डायमेंशनल स्पेस सिर्फ जंक फूड जमा करने के लिए है? और क्या? रिसर्च में बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। मैं अपना माथा मलता हूँ और बेबस होकर अपना सिर हिलाता हूँ। अरे, मेरे लिए स्पाइसी हॉट पॉट का एक ऑर्डर लाओ। एक्स्ट्रा स्पाइसी, एक्स्ट्रा धनिया। बस इसे बालकनी में डिलीवर कर देना, दूसरों को मत देखने देना। ब्रदर सेज, मुझे लगता है कि मुझे स्पाइसी हॉट पॉट की खुशबू आ रही है। सेज जल्दी से अपना फोन छुपाते हैं और कहते हैं, छोटे भाई, तुम्हारा कल्टीवेशन अभी भी बहुत कम है। तुम गलत सूंघ रहे हो। वो एलिक्सिर की खुशबू है। 1 अरब युआन का प्रोजेक्ट, जैसा ठीक लगे संभालो। और फिर भी ठीक अगली ही सेकंड जॉर्डन, जो अभी अभी बहुत गंभीर थे, बिल्ली के एक वीडियो पर मूर्खों की तरह हंस रहे हैं। ब्रदर जांग, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? जॉर्डन अपना गला साफ करते हैं। कुछ नहीं, बस एक डील क्लोज की है। कट, इसे रखते हैं। हे, आराम से, आराम से। दोस्तों, पूरे दिन उठाए जाने की वजह से मेरे हाथ जवाब दे रहे हैं। मेरा काम आधिकारिक तौर पर पूरा हो गया। नहीं, मैं सेट पर पूरी तरह तमीज से था। मैंने किसी को परेशान नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ। ब्रदर चाओ, क्या आप आज रात रैप पार्टी में आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसे मिस नहीं करूंगा। आज रात का खाना मेरी तरफ से है। फेंस सिटिंग करना भी एक खास तरह की कला मांगता है, बहुत प्रोफेशनल। कट, चेयरवुमन शेन का काम आधिकारिक तौर पर पूरा हुआ। इतने लंबे समय तक एक ठंडी ताकतवर बिजनेस वुमन का किरदार निभाने के बाद अब हंसते हंसते मेरा चेहरा लगभग जम चुका है। ये कैंडीज यहाँ किसने रखी है? असल में काफी अच्छी है। चेयरवुमन शेन, आपकी अगली बुकिंग है। मैं अब और कोई रोल नहीं ले रही हूँ। मैं खत्म कर चुकी हूँ। एक विलन का किरदार निभाना थका देने वाला होता है। घर जाकर बिल्ली को सहलाने का समय आ गया है। मेरा कैमरा एंगल यहाँ काम नहीं कर रहा है। इससे मेरा चेहरा बहुत बड़ा लग रहा है और ये कोड बहुत ही बेढंगे तरीके से लिखा गया है। बहुत सारे बग्स हैं। क्या वो पोर्टल 5 सेंट के विजुअल इफेक्ट बजट से बनाया गया था? मैंने उस हथेली के वार को पूरी तरह नहीं रोका। अगली बार और आसानी से करूंगा। हमारा बजट खत्म हो चुका है।